आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। 2021 के इस नए साल में आज हम आपका फिर से एक बार स्वागत करते हैं हमारे दिल्ली होम्योपैथिक मेडिकल एसोसिएशन के वेबिनार्स में। मैं डॉक्टर दीपक शर्मा, दिल्ली होम्योपैथिक मेडिकल एसोसिएशन का सेक्रेटरी, आप सभी लोगों का बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ हमारे प्रेसिडेंट सर डॉक्टर युधिष्ठिर सिंह का, हमारी वाइस प्रेसिडेंट डॉक्टर श्वेता, ट्रेजरर डॉक्टर गरिमा, एसोसिएट मेंबर, एग्जीक्यूटिव मेंबर्स और सभी का एक बार स्वागत। और हमारे जितने भी दिल्ली होम्योपैथिक मेडिकल एसोसिएशन के मेंबर्स हैं, उन सभी का स्वागत। डॉक्टर प्रतिभा पाठक आज की हमारी स्पीकर हैं। मैम, आपका भी बहुत-बहुत स्वागत। मीटिंग शुरू करने से पहले मैं थैंक यू दीपक। प्रेसिडेंट सर से इजाज़त चाहूँगा कि सर हम आगे की कार्रवाई शुरू करें। हालाँकि कार्रवाई एक वर्ड अजीब-सा लगता है, क्योंकि कोर्ट कचहरी में ज़्यादा चलता है, लेकिन हमारी मीटिंग की प्रक्रिया है। तो प्रेसिडेंट सर, आप इजाज़त दें तो आगे बढ़ें। डॉक्टर वाई सिंह सर, डॉक्टर वाई सिंह सर, आप सुन पा रहे हैं? हाँ ठीक, आप सुन पा रहे हूँ जी। डीएचएमए के पैटर्न डॉक्टर बीपी सिंह। आज की हमारी स्पीकर डॉक्टर प्रतिभा पाठक, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट डॉक्टर अवनीत कौर, वाइस प्रेसिडेंट डॉक्टर योगेंद्र त्यागी, वाइस प्रेसिडेंट डॉक्टर श्वेता सिंह, हमारे जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर दीपक शर्मा जी, और एजुकेटिव कमेटी के सभी सदस्य, डीएचएमए के सभी सम्मानित सदस्य, आप सबको मेरा नमस्कार और आज की मीटिंग में आपका बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले मैं नव वर्ष 2021 के लिए आप सबको शुभकामनाएं देता हूं। नए साल में आप आर्थिक रूप से, स्वास्थ्य के रूप में एवं मानसिक रूप से समृद्ध बनकर मानव समाज की सेवा करते रहें, ऐसी मेरी भगवान से प्रार्थना है। डायबिटीज मेलाइटस एक ऐसी बीमारी है जो समाज में बहुत ही तेजी से बढ़ती जा रही है। डायबिटीज के मरीज को स्वस्थ आदमी की तुलना में और बीमारियों के होने का ज़्यादा खतरा रहता है, और यदि किसी को कोई बीमारी है तो डायबिटीज उस बीमारी को बाधा उत्पन्न करती है। इसी टॉपिक पर चर्चा करने के लिए आज की स्पीकर डॉक्टर प्रतिभा पाठक एमडी का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं और उन्हें शुभकामनाएं देता हूं आज के स्पीकर के लिए। डॉक्टर दीपक शर्मा, अब आप कार्रवाई आगे शुरू करें। धन्यवाद। बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू सर। जैसा कि सर ने सबको शुभकामनाएं दी 2021 की, हेल्थ वाइज भी और वेल्थ वाइज भी आप सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारी पूरी दिल्ली होम्योपैथिक मेडिकल एसोसिएशन की तरफ से, पूरे परिवार की तरफ से। दो तीन चीजें हैं जो मैं शुरुआत में ही कहना चाहता हूँ कि दिल्ली होम्योपैथिक मेडिकल एसोसिएशन ने इस बार भी वेबिनार्स का प्लान किया है, और ये शायद पहली बार ऐसा हो रहा है कि हमारे पास जून तक के सारे वेबिनार्स हमने ऑलरेडी फिक्स कर दिए हैं। मीन्स कि हम लोग आपको महीने में कम से कम 2 या 3 वेबिनार्स, और जो हमारी एक सीएमई होती आ रही है लास्ट संडे को, वो फिक्स्ड है, और जून तक हमारे पास सारे स्पीकर्स ऑलरेडी फिक्स हैं। ये डीएचएमए के लिए बहुत ही अच्छी बात है, और आप सब लोगों के लिए कि अब आपको वेट नहीं करना पड़ेगा कि आपको कौन-कौन से स्पीकर्स के लिए आपको एकदम से इन्फॉर्म करना पड़ेगा या 24 घंटे पहले बताना है। हम बहुत जल्दी से इन्फॉर्मेशन दे देंगे, और ऐसा भी प्लान कर रहे हैं कि हम आपको 1 महीने का शेड्यूल दे देंगे कि आपको कौन से लेक्चर्स आपको अच्छे लगते हैं, और जो भी अटेंड करना चाहें वो कर सकता है। दूसरी बात ये कि जैसा, क्योंकि हम लोग सब मेडिकल फील्ड से हैं, तो हमें ये भी ध्यान रखना है कि कोविड-2 या बाकी वायरसेस के ऊपर भी ध्यान देना है, अपनी हेल्थ पे ज़रूर ध्यान देना है। कोई भी लोग ये ना सोचें कि कोविड या ऐसा कोई वायरस कोई मजाक है या कोई फेक है, ऐसा बिल्कुल ना सोचें। अगर कोविड-2 भी आएगा तो उससे ज़्यादा खतरनाक है जैसा बताया जा रहा है, और साइंटिफिक बेस्ड है। ये भी अच्छी खबर है कि कोविड-1 की वैक्सीन आ गई है, शायद कोविड-2 की भी आएगी। बीइंग ए होम्योपैथ हमें वैक्सीन लेनी चाहिए, नहीं लेनी चाहिए, एक अलग इश्यू है, और हम इस पे कोई बहुत ज़्यादा चर्चा भी नहीं कर रहे हैं। लेकिन फिर भी मेन इश्यू है कि आप सब लोग अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। जैसे कोविड-1 से हम सब लोग लड़े हैं, ऐसे ही कोविड-2 से भी लड़ेंगे, कोविड-3 आया तो उससे भी लड़ेंगे, 4 आया तो उससे भी लड़ेंगे। हमें अपने आप को बहुत जागरूक रखना है हेल्थ के प्रति, और उसके साथ-साथ वेल्थ के प्रति भी जागरूक रखना है। मैं बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ आज की स्पीकर डॉक्टर प्रतिभा पाठक मैम का। ये हमारी सीनियर हैं, हालाँकि मुझे इनसे पढ़ने का मौका थोड़ा कम मिला, लेकिन हाँ, जितना भी मिला वो बहुत अच्छा रहा, और जब इनसे हमेशा मैंने ज़रूर कुछ ना कुछ सीखा है।
डॉक्टर प्रतिभा पाठक मैम BHMS ऑनर्स हैं केजी के होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज मुरादाबाद से। इन्होंने MD होम्योपैथिक में की है और असिस्टेंट प्रोफेसर हैं इस समय केजी के होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल मुरादाबाद में। मतलब जिस कॉलेज से पढ़ी हैं आज उसी में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। इससे शायद ज़्यादा गर्व की बात कोई नहीं हो सकती। अगर आप जिस मेडिकल कॉलेज में पढ़े हैं उसी में ही आप एज ए प्रोफेसर काम करें तो बहुत ही अच्छा है। हालांकि एक्स असिस्टेंट प्रोफेसर भी नहीं है बेक्सन होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज ग्रेटर नोएडा से। मैम आपका बहुत बहुत स्वागत है और हम आपसे सीखते आए हैं और आज भी सीखते रहेंगे। आज जो विषय है डायबिटीज मेलाइटस, ये एक्चुअली में लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है, सभी को पता है और सबको ये भी पता है कि लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है तो लाइफस्टाइल खराब होने की वजह से होता होगा और सबको ये भी पता है कि हमारी लाइफस्टाइल खराब है। मतलब मुझे लगता है कि अगर हम लाइफस्टाइल खराब होने की बात करें तो सबसे ज्यादा लाइफस्टाइल डॉक्टर्स की खराब है। वही अपने लाइफ पे शेड्यूल नहीं है और उनकी जो अपनी लाइफस्टाइल है वही ठीक नहीं हो पाती। लेकिन और जब हम पेशेंटों को समझाते हैं कि सुबह 4 बजे उठो, सुबह 5 बजे उठो, तब हम कभी-कभी मन में ये भी सोचते हैं यार खुद तो उठ नहीं पाते हैं। तो हालाँकि जो लाइफस्टाइल डिज़ीज़ हैं और भी बहुत सारी हैं, लेकिन डायबिटीज़ एक ऐसी बीमारी है, डायबिटीज़ मेलाइटस, जो जिसके बारे में एक कथन है हमेशा कि शुगर जो है, मतलब इसमें इसको हिंदी में शुगर बीमारी बोलते हैं कि शुगर आपके शरीर को अंदर से अंदर ही अंदर खाती रहती है। तो इसका जो मैनेजमेंट है वो सबसे ज़रूरी है। डायबिटीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है कि डायबिटीज़ मेलाइटस एक्चुअली में है क्या और इसका क्या मैनेजमेंट है, क्या होम्योपैथिक मेडिसिन हो सकती हैं। तो डॉक्टर प्रदीप पाठक मैं आपका फिर से एक बार स्वागत करता हूँ और आशा करता हूँ कि आपको हमारी दिल्ली होम्योपैथिक मेडिकल एसोसिएशन के साथ अच्छा लगेगा और मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप प्लीज़ अपना लेक्चर शुरू करिए। बहुत बहुत धन्यवाद दीपक, डॉक्टर दीपक शर्मा। सबसे पहले तो मैं सबको जो आपकी एसोसिएशन को बधाई देना चाहती हूँ। बहुत ही प्रशंसा का कार्य कर रही है ये जो वीकली सेमिनार्स और वेबिनार्स करते हैं और मैं बहुत ही गौरवान्वित आज अपने आप को महसूस कर रही हूँ। बहुत ही खुशी हो रही है मुझे इस बात की कि मैं इसका एक हिस्सा हूँ आज। और डॉक्टर दीपक शर्मा को मैं बहुत बहुत थैंक यू बोलूँगी कि मुझे जो है यहाँ पर जो है पार्टिसिपेशन के लिए अपॉर्चुनिटी दी है। डॉक्टर युधिष्ठिर सिंह सर को भी मैं बहुत थैंक यू बोलती हूँ। सभी जो यहाँ के एमिनेंट मेंबर्स हैं उन सबकी ग्रीटिंग्स हैं। आई कन्वे माय ग्रीटिंग्स टू all of them. And so today I'll be presenting diabetes mellitus and its management. And with the blessings of our master, Dr. Hanneman sir, I'll start the presentation. तो सबसे पहले डायबिटीज के बारे में एक थोड़ा सा ऊपरी तौर पर एक इंसाइट की हम बात करेंगे। मैं अगर कहीं भी डॉक्टर दीपक कोई मेरी वॉइस में इशू आएगा तो मुझे प्लीज बीच में प्रॉम्प्ट कर दीजिएगा। मैं बता ठीक दूंगा है, प्लीज। जी 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 जी, ठीक है ठीक है। सो पहले जब ये शुरू हुई तो शुरू में इसको ये समझा जाता था कि एक सिंगल डिजीज है, एंडोक्राइनल डिजीज है। बट डायबिटीज इज नाउ सीन एज हेट्रोजेनस ग्रुप ऑफ डिजीजेस, यानी कि ये काफी सिस्टम को इफेक्ट करती है, नर्वस सिस्टम को भी इफेक्ट करती है, डाइजेस्टिव सिस्टम को भी इफेक्ट करती है। एक लॉन्ग टर्म डिजीज है जो लंबे समय तक चलेगी और वेरियस क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस के साथ अपने आप को प्रस्तुत करती रहेगी, आगे बढ़ती रहेगी। और इसको एक आइसबर्ग डिजीज भी कह सकते हैं। आइसबर्ग डिजीज से मेरा ये तात्पर्य है कि जो ऊपर कम दिखती है लेकिन अंदर सतह के नीचे काफी ज्यादा, जिस तरह एक आइसबर्ग होता है वो काफी नीचे तक होती है, जिसको हम कह सकते हैं कि मेटाबॉलिक सिंड्रोम के फॉर्म में लोगों को पता नहीं चलता है। लाइफस्टाइल धीरे धीरे कैसे उनको अंदर से डिजीज के लिए प्री डिस्पोज करती जाती है। तो इस कंडीशंस की वजह से क्या होता है, प्रिवलेंस और इंसिडेंस दोनों ही बढ़ता जा रहा है डायबिटीज का पूरे ग्लोब में। तो एक सर्वे किया गया था 2019 में, तो उसमें एस्टिमेशन आया था कि 9.3% जो पॉपुलेशन है, दैट इज 463 मिलियन पीपल, दे आर इफेक्टेड विद डायबिटीज एंड दिस इज गोइंग टू राइज टू 10.2% बाय 2030। तो काफी ये बढ़ रहा है आगे और बढ़ता हुआ ही दिख रहा है, हमें कम होता हुआ नहीं दिख रहा है। तो ये थोड़ा सी चिंताजनक बात है हमारी मेडिकल वर्ल्ड के लिए एंड लोगों के लिए भी। एंड इंडिया में भी ये काफी ज्यादा अपने पैर पसार रहा है। सो थोड़ा सा डायबिटीज है क्या। डायबिटीज एक ग्रीक वर्ड से लिया गया जिसका नाम है पासा थ्रू सिफॉन, यानी एक वेसल से गुजरना, और मेलाइटस का मतलब होता है स्वीट यानी मीठा। तो इसको मधुमेह के नाम से भी जानते हैं। अभी जैसे डॉक्टर दीपक ने बोला, इसको शुगर की बीमारी, जो एक लेमैन कहता है शुगर की बीमारी है, बहुत ही कॉमन मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है।
हम सभी डॉक्टर्स यहाँ पर हैं, सभी ने इसको इस तरीके के पेशेंट देखे होंगे डायबिटीज के। एंड मेटाबॉलिक डिजीज है, कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म भी अफेक्ट करता है, प्रोटीन मेटाबॉलिज्म भी अफेक्ट करता है, लिपिड मेटाबॉलिज्म भी अफेक्ट करता है। और इसमें होता क्या है, मेन इसका एक ही प्रेजेंटेशन है जो बाकी सारे सिम्टम्स को पैदा करता है, वो है हाई ब्लड ग्लूकोज। और हाई ब्लड ग्लूकोज क्यों हो रहा है? क्योंकि इंसुलिन का प्रोडक्शन या तो प्रॉपर नहीं हो रहा है, या फिर जो बॉडी सेल्स हैं उसको पूरी तरीके से यूज नहीं कर पा रहे हैं इंसुलिन को। तो ये दोनों कारण एक साथ भी आ सकते हैं। तो मेनली दो ब्रॉड कैटेगरीज होती हैं डायबिटीज की, टाइप 1 एंड टाइप 2। और ये दोनों शुरू हो उससे पहले एक एबनॉर्मल ग्लूकोज होम्योस्टेसिस बॉडी में शुरू हो चुका होता है, जो कि हमें बाद में पता चलता है। जैसे कि एक नॉर्मल होम्योस्टेसिस क्या होता है कि ग्लूकोज बना, वो कन्वर्ट हो जाना चाहिए ग्लाइकोजन में। एंड सिमिलरली अगर ग्लूकोज कम हो रहा है तो ग्लाइकोजन कन्वर्ट हो जाना चाहिए ग्लूकोज में। तो एक बैलेंस बना रहता है बॉडी में ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म का या कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म का। प्रॉपर डायबिटीज में जाने से पहले हमें थोड़ा सा ये समझना होगा कि ये इंसुलिन बनता कैसे है बॉडी में, कैसे बनता है, और क्या फैक्टर्स उसमें इन्वॉल्व होते हैं, तो थोड़ा हम बेहतर समझ पाएंगे डायबिटीज को। तो जब भी हम खाना खाते हैं, जब भी हम, सबसे पहले इंसुलिन सिक्रीट होता है पैनक्रियास ग्लैंड से, सबको इस बारे में पता है। दो बीटा सेल्स हैं, डेल्टा सेल्स हैं और अल्फा सेल्स होते हैं पैनक्रियास के अंदर। तो एक क्लस्टर सेल होते हैं जिसको हम आइलेट ऑफ लैंगरहैंस कहते हैं, और उसके अंदर बीटा सेल्स, ये बीटा सेल सिक्रीट करते हैं इंसुलिन। तो यहाँ पर एक हम बड़ी सी सेल देख रहे हैं, बीटा सेल है ये, और इस बीटा सेल के ऊपर मेम्ब्रेन पे ग्लट टाइप 2 रिसेप्टर्स मिलते हैं। तो जब भी हम खाना खा रहे हैं तो शुगर लेवल हमारे बॉडी में बढ़ रहा होता है। तो उस वक्त क्या होता है, जैसे ही ग्लूकोज इन ग्लट टाइप 2 रिसेप्टर्स पर आता है, वो बीटा सेल के अंदर आकर के थ्रू ग्लूकोकाइनेज एंजाइम G6P में कन्वर्ट हो जाता है, यानी फॉस्फोराइलेशन हो जाता है उसका। अब कई बार क्या होता है, ये ग्लूकोज काइनेज एंजाइम ही कई लोगों में म्यूटेंट हो जाता है, तो इसकी वजह से जो मोडी, हम आगे देखेंगे एक और टाइप 2 डायबिटीज अभी आजकल आ रही है बढ़ करके, वो अराइज हो सकती है। तो हर एक स्टेप पर इसका इफेक्ट है। तो ग्लूकोज 6P जब आता है, आगे बढ़ता है, तो उसको मेटाबॉलिज्म के थ्रू, क्रेब्स साइकिल के थ्रू, इट गिव्स राइज टू ATP। अब ये एटीपी का क्या काम होता है कि ये एटीपी पोटेशियम चैनल्स होते हैं कुछ मेम्ब्रेन पे, जैसे ग्लट टाइप 2 रिसेप्टर्स हैं उसी तरीके से पोटेशियम चैनल्स होते हैं, ये एटीपी सेंसिटिव होते हैं। जैसे ही एटीपी बढ़ना शुरू होता है बीटा सेल के अंदर, ये जाकर के उससे अटैच हो जाते हैं, और अटैच होते ही ये पोटेशियम चैनल को बंद कर देते हैं, यानी कि कोई भी पोटेशियम अब सेल के अंदर से बाहर नहीं जा पाता। तो उससे क्या होता है, अंदर एक पॉजिटिव आयन, पॉजिटिव स्टेट बन जाती है, और इस पॉजिटिव स्टेट की वजह से डीपोलराइजेशन होता है, और एक तरीके के और चैनल्स होते हैं जो कि कैल्शियम चैनल्स होते हैं बीटा सेल के सरफेस पे, वो ओपन हो जाते हैं, यानी पोटेशियम चैनल क्लोज हुआ और कैल्शियम चैनल ओपन हो गया। अब इससे क्या होगा कि कैल्शियम जो बाहर है, अंदर सेल के बाहर है, वो अंदर आना शुरू हो जाता है, इन्फ्लक्स शुरू हो जाता है उसका, और ये कैल्शियम आकर अटैच करता है स्टोर्ड इंसुलिन जो होता है, एक गोल्गी एपरेटस के सिक्रीटरी वेसिकल में स्टोर होता है इंसुलिन, जो बना बनाया इंसुलिन होता है। और ये जो इंसुलिन है, इट इज स्टोर्ड विद जिंक मॉलिक्यूल, हेक्सामेरिक फॉर्म में होता है, और जो एक्टिव इंसुलिन होता है मोनोमेरिक फॉर्म में होता है। तो यहाँ पर कैल्शियम अटैच करता है इस सिक्रीटरी ये वेसिकल में जहां इंसुलिन स्टोर है, और इसको लाकर मेम्ब्रेन के पास अटैच कर देता है, और यहाँ पर एक्सोसाइटोसिस के थ्रू ये इंसुलिन बाहर निकल जाता है, यानी ये रिलीज हो जाता है। तो ये सिंपल एक मैकेनिज्म है कि ग्लूकोज बढ़ा तो इंसुलिन रिलीज कैसे हुआ, किन किन चैनल्स के थ्रू यहाँ पर आया। तो ये वाली यहाँ पर इस तरीके के मैकेनिज्म है। अब इसमें हमें इतना जानने की आवश्यकता भी है, लेकिन मुझे लगता है होम्योपैथ्स को भी प्रॉपर पता होना चाहिए। जो दवाइयां भी एलोपैथिक खा रहे होते हैं, तो कई बार मरीज आके हमें नहीं बताते हैं कि हम ये दवाइयां खा रहे हैं, पर्चा दिखा दिया, तो हमको पता ही नहीं होता कि हाँ ये इनका डायबिटीज का ट्रीटमेंट चल रहा है, खासतौर से रूरल एरियाज में। तो जैसे ये जो दवाइयां होती हैं एलोपैथिक, तो वो क्या काम करती हैं, सिंपल, कि बॉडी का जो मेन फिजियोलॉजी है उसको डिस्टर्ब कर देती हैं।
ये पोटेशियम चैनल यहाँ पर अगर ये बंद ना हो, ठीक है, तो क्या होगा, तो ये फर्दर प्रोसेस नहीं आएगा, फर्दर ना कैल्शियम चैनल ओपन नहीं होगा। तो यहाँ पर क्या करते हैं कि जब अगर ये प्रॉब्लम यहाँ पर आनी शुरू होती है तो सल्फोनिल यूरिया या इस तरीके की दवाइयां दे करके जो कि ब्लॉक करती हैं, फोर्सफुली उस चैनल को ब्लॉक कर देती हैं, एंड सो दैट द नॉर्मल मैकेनिज्म बिगिंस अगेन। तो बट ये क्या है, ये फोर्सफुल वर्क है टू रिलीज द इंसुलिन, चाहे वो यहाँ पर डाइऑक्साइड के थ्रू किया जा रहा हो या सल्फाइल यूरिया के थ्रू किया जा रहा हो। तो ये कुछ मेडिसिन होती हैं जो यूज करते हैं यहाँ पर ये लोग। नाउ इंसुलिन जब सिक्रीटरी वेसिकल के अंदर होता है तो वो दो चेन्स होती हैं जो एक तीसरी चेन से कनेक्टेड होती है, ए और बी चेन है, और एक तीसरी चेन है जो कि सी चेन है, उसको हम सी पेप्टाइड भी कहते हैं। तो जब इंसुलिन, ये प्रो इंसुलिन होता है, जब ये रिलीज होता है एक्सोसाइटोसिस के थ्रू तो इट ब्रेक्स इनटू इंसुलिन एंड सी पेप्टाइड। तो जितना इंसुलिन रिलीज होता है बॉडी से उतना ही सी पेप्टाइड रिलीज होता है। तो एक ये जो सी पेप्टाइड है, दिस इज मार्कर ऑफ एंडोजेनस इंसुलिन सिक्रीशन, यानी कि कितना सिक्रीशन हुआ। तो ये जब कभी टाइप 1 डायबिटीज हमको डायग्नोसिस करना है तो उसमें सी पेप्टाइड टेस्ट भी, इन्वेस्टिगेशन साथ में किया जाता है, तो उससे पता चल जाता है अगर सी पेप्टाइड भी कम है यानी इंसुलिन भी कम है। और टाइप 2 डायबिटीज में हुआ होता है, इंसुलिन सिक्रीशन भी शुरू में हाइपर इंसुलिनीमिया होता है बॉडी के अंदर। तो यहाँ पर जो रिलीज होता है वो सी पेप्टाइड इक्वल क्वांटिटी में और इंसुलिन इक्वल क्वांटिटी में रिलीज होता है विद स्मॉल अमाउंट ऑफ अमाइलिन एंड प्रो इंसुलिन ऑल्सो। अब ब्रॉडली फंक्शंस क्या है इंसुलिन के, दो मेन फंक्शंस हैं कि इट विल हेल्प स्टोरेज ऑफ ग्लूकोज एज ग्लाइकोजन इनसाइड द लीवर। इंसुलिन के 3 टारगेट्स ऑर्गन है, लिवर है, मसल है एंड टिश्यूज हैं, ठीक है। तो वहां पर स्टोरेज ऑफ ग्लूकोज एज ग्लाइकोजन इनसाइड द लिवर एंड इनेबल द टिश्यूज टू बर्न द शुगर एंड इनहिबिट ग्लूकोनियोजेनेसिस। ग्लूकोनियोजेनेसिस को रोकता है, वो क्या है, प्रोटीन और फैट का बर्निंग। अगर प्रोटीन का बर्निंग होगा तो मसल वेस्टिंग शुरू हो जाएगी एक लिमिट के बाद, तो उसको रोकता है। तो ये मेजरली 3 फंक्शंस हैं इसके। अब इंक्रेटिन्स भी एक शब्द है जो शायद कुछ लोग जानते हो। इंक्रेटिन्स क्या होते हैं, ये ग्रुप ऑफ हार्मोन है जो कि हमारे गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल वॉल से रिलीज होते हैं। और ये कब रिलीज होते हैं, जब हम कुछ खाते हैं और हमारे बॉडी में शुगर बढ़ रहा होता है। तो ये इंक्रेटिन्स रिलीज होकर के इट अगेन हेल्प्स एज अ एम्पलीफायर फॉर इंसुलिन रिलीज। ये देखिए यहाँ पर ये इंक्रेटिन्स यहाँ पर आ रहे हैं और ये इंक्रेटिन्स इसको भी स्टिमुलेट कर रहे हैं इंसुलिन सिक्रीशन को। सो इंक्रेटिन्स जब भी हम कुछ खा रहे हैं तो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल वॉल से रिलीज होके इंसुलिन का फंक्शन बढ़ा दे रहे हैं, ठीक है। तो उसमें कुछ हार्मोन्स हैं जैसे ग्लूकागोन लाइक पार्टिकल होता है, ग्लूकागोन लाइक पेप्टाइड 1 GLP-1 होता है, देन गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड GIP होता है, सिक्रीटिन, कोलेसिस्टोकाइनिन, गैस्ट्रिन, ये कुछ हार्मोन्स मिलके इंक्रेटिन्स बनाते हैं। तो अब एलोपैथ्स क्या करते हैं, वो सिंथेटिक इंक्रेटिन्स भी देना शुरू कर दिया उन लोगों ने। सिंथेटिक इंक्रेटिन्स आते हैं जो कि ओरली आप लेंगे तो वो इंसुलिन की सिक्रीशन को एम्पलीफाई कर देगा। बट अगेन दिस इज प्लेइंग विद द नॉर्मल फिजियोलॉजी ऑफ द बॉडी, ठीक है। तो और ये जब इंक्रेटिन्स तभी रेज होगा जब आप ओरल ग्लूकोज जा रहा है। अगर आईवी ग्लूकोज जा रहा है तो इंक्रेटिन्स रेज नहीं होगा क्योंकि इट इज गेटिंग रिलीज फ्रॉम द वॉल ऑफ जीआई ट्रैक्ट, ठीक है। अब ये तो हो गया सपोर्टिव हार्मोन। एक होता है एंटागोनिस्टिक हार्मोन जो कि इंसुलिन के बिल्कुल अपोजिट काम करता है। इंसुलिन एनाबॉलिक हार्मोन है और पेप्टाइड प्रोटीन हार्मोन है, और ये बाकी जितने हार्मोन है मैक्सिमम उसके एंटागोनिस्ट अपोजिट वर्क करते हैं, जैसे ग्लूकागॉन, एड्रीनालिन, ग्रोथ हार्मोन, ACTH वगैरह। अब कई एक्रोमेगेली के पेशेंट हैं तो उनको डायबिटीज मेलाइटिस डेवलप हो जाती है फर्दर जाकर के, क्योंकि जो ग्रोथ हार्मोन है वो ग्लूकोनियोजेनेसिस को सपोर्ट करता है, एक्टिंग अपोजिट इंसुलिन। तो ये एंटागोनिस्टिक हार्मोन है। अब कुछ नॉन हार्मोनल एंटागोनिस्टिक्स भी होते हैं जैसे कि कीटोन बॉडीज, फ्री फैटी एसिड, या फिर एंटीबॉडीज अगेंस्ट इंसुलिन जो टाइप 1 डायबिटीज में पाए जाते हैं। तो कहने का मतलब है इंसुलिन जो काम कर रहा है और उसके अपोजिट इंक्रेटिन्स उसके साथ सिनर्जिस्टिक वर्क करते हैं और बाकी हार्मोन उसके एंटागोनिस्टिक वर्क करते हैं। और नॉन हार्मोनल अगर देखें तो कीटोन बॉडीज एंड फ्री फैटी एसिड्स भी होते हैं। नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं हम।
डायबिटीज मेलाइटिस के टाइप्स, तो मेजरली जो मैंने शुरू में भी बताया कि दो ही तरीके के मेजर ग्रुप्स हैं, टाइप 1 और टाइप 2। टाइप 1 यानी इंसुलिन डिपेंडेंट, हम सब जानते हैं। टाइप 1 जो कि इंसुलिन लेना पड़ता है, एक्सोजेनस इंसुलिन उनको बहुत मस्ट होता है लेना। और टाइप 2 है जो कि नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटिस है, जिसमें इंसुलिन का नीड नहीं है। ओरल हाइपोग्लाइसेमिक ड्रग्स या व्हाटएवर ट्रीटमेंट पेशेंट इज टेकिंग, वो उससे कंट्रोल हो जाता है, लाइफस्टाइल से कंट्रोल हो जाता है। Then one more is there, gestational diabetes mellitus. Other types are neonatal and MODY also. Now we'll take one by one. Diabetes type 1. अभी डायबिटीज टाइप 1 में होता क्या है? तो बेसिकली इसका जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन है, ठीक है। जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन मतलब कुछ सर्टेन जीन्स आर देयर विच स्टिमुलेट्स द ऑटो इम्यून डिस्ट्रक्शन ऑफ बीटा सेल्स इनसाइड द आइलेट्स ऑफ पैंक्रियाज। तो जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन से रिलेटेड जो जीन्स हैं वो हैं HLA DR3 एंड HLA DR4, and more than 50% या 50% cases of type 1 diabetes are due to this genetic predisposition. रेस्ट जो है उसमें वायरल इन्फेक्शन हो सकता है किसी तरीके का, कोई स्ट्रेस हो सकता है, कोई टॉक्सिन हो सकता है, जिसकी वजह से ये इम्यून ऑटो इम्यून रिस्पॉन्स ट्रिगर हो जाता है कई लोगों में, ठीक है। और ये ट्रिगर होकर के अगेन डिस्ट्रक्शन ऑफ बीटा सेल। अगर अब बीटा सेल डिस्ट्रक्शन शुरू हो गया है तो ऑब्वियस सी बात है इंसुलिन फॉर्मेशन बिल्कुल नहीं होगा या बहुत कम होगा, ठीक है। तो उस केस में पेशेंट के पास एक सोल्यूशन रहता है कि भाई उसको एक्सोजेनस इंसुलिन लेना पड़ता है। ये देखिए इसमें डायग्रामेटिक में थोड़ा एक्सप्लेन किया हुआ है कि पैनक्रियास से डिक्रीज इंसुलिन जा रहा है ब्लड वेसल्स के अंदर, उसकी वजह से क्योंकि इंसुलिन ही कम है तो ग्लूकोज का कन्वर्जन नहीं हो रहा है, लो इंसुलिन, ठीक है। अब मसल इज अनेबल टू यूज लो, क्योंकि जो यहाँ से इंसुलिन इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट फॉर बर्निंग द ग्लूकोज। तो वो रिसेप्टर जो यहाँ पर मसल और टिश्यू के ऊपर GLUT4 रिसेप्टर्स होते हैं जो इंसुलिन की प्रेजेंस में ही एंट्री मिल पाती है उनको, ठीक है। तो ये रिसेप्टर्स विदाउट इंसुलिन ग्लूकोज को एंट्री नहीं देते, पहचानते नहीं है। तो इस वजह से क्या होता है यहाँ पर ये भी एंट्री नहीं पाता है, तो यूटिलाइजेशन नहीं होता है ग्लूकोज का। ग्लाइकोजन एंड प्रोटीन ब्रेकडाउन कॉजिंग कीटोएसिडोसिस। अब अगर ग्लूकोज से एनर्जी नहीं मिल रही है तो क्या करेगा बॉडी जाकर के प्रोटीन और फैट को टारगेट करेगा, और जहां पर प्रोटीन और फैट का ब्रेकडाउन होगा तो फाइनली इट विल गिव राइज टू कीटोन बॉडीज इनसाइड द बॉडी, जिसकी वजह से एसिडोसिस हो जाता है बॉडी में। दैट इज अ इमरजेंसी कंडीशन, उसको हम आगे देखेंगे। Now we come to type 2 diabetes mellitus, that is non-insulin dependent diabetes mellitus. इसमें मेन प्रॉब्लम इंसुलिन का सिक्रीशन नहीं है बल्कि इंसुलिन का रेजिस्टेंस है। सिक्रीशन भी है बट मेजर इशू इंसुलिन रेजिस्टेंट है। तो ये इंसुलिन रेजिस्टेंस क्या होता है? जो जैसे मैंने अभी आपको बताया, चाहे वो मसल टिश्यू है या एडिपोज टिश्यू है या लिवर है, इन पर भी रिसेप्टर्स होते हैं इंसुलिन के, एंड ये रिसेप्टर्स अगर इंसुलिन को एक्सेप्ट नहीं करें तो उसको हम कहते हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस। और इंसुलिन को एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो ये ग्लूकोज का भी कन्वर्जन नहीं कर पाएंगे या ग्लूकोज को बर्न नहीं कर पाएंगे इन फॉर्म ऑफ एनर्जी। अब इसकी वजह क्या रहती है? या तो इंसुलिन मॉलिक्यूल ही एबनॉर्मल हो, उसमें कोई जब रिलीज होता है इंसुलिन मॉलिक्यूल तो उसमें एक सिग्नल टेल होती है, ए चेन होता है, बी चेन सी पेप्टाइड होती है, बीच में डाइसल्फाइड बॉन्ड्स होते हैं। तो अगर कहीं पर उनमें गड़बड़ी है उसके बायोकेमिस्ट्री में तो उस वजह से भी इंसुलिन रेजिस्टेंस आ जाता है। दूसरा, अभी हमने एंटागोनिस्टिक्स की बात की थी जो हार्मोन्स अपोजिट वर्क करते हैं, तो अगर वो अपोजिट हार्मोन सर्कुलेशन में ज्यादा है तो भी इंसुलिन रेजिस्टेंस डेवलप हो जाता है। थर्ड है टारगेट टिश्यू डिफेक्ट। टारगेट टिश्यू डिफेक्ट मतलब वहां पे जो रिसेप्टर्स प्रेजेंट हैं जो वेलकम करते हैं इंसुलिन को, ओके यू आर वेलकम इनसाइड आवर सेल, वो उनको एक्सेप्ट नहीं करते, एंट्री नहीं देते। तो जो टारगेट टिश्यू डिफेक्ट है वो मेजर कंसर्न है इन टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटिस। इट इज ऑल्सो एसोसिएटेड विद अदर मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स। तो ये हम सब बहुत अच्छे से जानते हैं कि ओबेसिटी है या फिर हाइपरटेंशन है, हाइपरलिपिडीमिया है, ये सारे कॉन्स्टिट्यूट करते हैं मेटाबॉलिक सिंड्रोम। और ये सिंड्रोम इनडायरेक्टली गिव राइज टू टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटिस। ओबेसिटी से भी इंसुलिन रेजिस्टेंस डेवलप होता है बॉडी में।
So there can be pancreatic beta cell failure also there in type 2 diabetes, ठीक है, जहां पर मॉडरेट रिडक्शन होता है टोटल मास का. इसमें भी डिस्ट्रक्शन हो सकता है ड्यू टू सम वायरल इन्फेक्शन या कोई ड्रग की वजह से, जैसे स्टेरॉइड्स ले लेते हैं आजकल कोविड में, जो लोगों को लॉन्ग स्टेरॉइड्स लेने पड़ रहे हैं उसकी वजह से शुगर लेवल्स बढ़ सकते हैं. तो इस वजह से क्या होता है, पैनक्रियाटिक बीटा सेल फेलियर, डेवलपमेंट ऑफ टाइप 2 डायबिटीज की या इंक्रीज इन ब्लड शुगर लेवल हो जाता है. तो इंटॉक्सिकेशन की वजह से किसी ड्रग के या किसी इन्फेक्शन की वजह से मॉडरेट रिडक्शन हो जाता है बीटा सेल्स का. तो और चेंजेस, पैथोलॉजिकल चेंजेस क्या होते हैं, देयर इज डिपोजिशन ऑफ एमाइलॉइड. अभी हमने जो बात की कि शुरू में, मान लीजिए शुरू में जब फंक्शन होता है, इंसुलिन नॉर्मल सिक्रीट हो रहा है और वो जाकर टारगेट ऑर्गन पे वर्क कर रहा है, बट उसको एंट्री नहीं मिल रही है, तो एक फीडबैक मैकेनिज्म होता है बॉडी का, वो फिर से और इंसुलिन बनाना शुरू कर देता है कि भाई इतने इंसुलिन से शायद काम नहीं चल रहा, तो और इंसुलिन भेज देते हैं टारगेट टिश्यू पे, तो और इंसुलिन सिक्रीशन हो जाता है, बढ़ता जाता है. तो शुरू में टाइप 2 डायबिटीज में क्या मिलेगा, हाइपर इंसुलिनिया मिलता है, यानी इंसुलिन के लेवल्स बढ़े हुए होते हैं. कुछ टाइम बाद ये बीटा सेल्स थक जाते हैं कि अब कितना सिक्रीट करें, इतना तो सिक्रीट कर दिया, अब भी काम नहीं बन रहा, अब हम थक गए, अब नहीं हम ये काम करेंगे. तो शुरू में मैंने आपको बताया इंसुलिन के साथ अमाइलिन भी रिलीज होता है और वो अमाइलिन डिपॉजिट होना शुरू हो जाता है बीटा सेल्स. उसकी वजह से पार्शियल डिस्ट्रक्शन होने लगता है बीटा सेल्स का. तो इंसुलिन सिक्रीशन अल्टीमेटली आगे जाकर के कम हो जाता है, जो शुरू में बढ़ रहा होता है वो कम हो जाता है अमाइलिन डिपोजिशन की वजह से भी. तो ये एक पैथोलॉजिकल चेंज आता है इनसाइड पैनक्रियाज इन टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटिस. तो मेनली क्या है टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटिस में, इट इज ऑल अबाउट इंसुलिन रेजिस्टेंस. ये पैथोजेनेसिस का फ्लो चार्ट है. जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन होता है, बट मेजर जो हमारा मेटाबॉलिक सिंड्रोम है वो ज्यादा इफेक्ट करता है और इंसुलिन रेजिस्टेंस डेवलप हो जाता है. इनएडिकेट कंपनसेटरी इंसुलिन सिक्रीटरी रिस्पॉन्स होता है एंड फिर आगे जाकर रिलेटिव इंसुलिन डेफिशिएंसी हो जाती है बॉडी में, जो अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया. ये पिक्टोरियल है. पैनक्रियास से सफिशिएंट इंसुलिन सिक्रीट हुआ जो नॉर्मल क्वांटिटी में ब्लड में गया, ब्लड में ग्लूकोज बढ़ा हुआ है, ठीक है, बट मसल इज अनेबल टू यूज ग्लूकोज ड्यू टू इंसुलिन रेजिस्टेंस. और ये इंसुलिन रेजिस्टेंस क्यों डेवलप हुआ, अगर हमारा लाइफस्टाइल ठीक नहीं है, ओबेसिटी है या कोई इनहेरिटेड फैक्टर है या सिडेंट्री लाइफस्टाइल है, उसकी वजह से इंसुलिन रेजिस्टेंस डेवलप हो गया बॉडी में. एंड दिस लीड्स टू हाई ब्लड शुगर, सो टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटिस. ये कुछ ग्रॉस डिफरेंस दिए हुए हैं टैबुलर फॉर्म में. टाइप 1 है यूजुअली, क्योंकि जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन है तो यूजुअली यंग एज में बच्चों में ये देखी जाती है. एंड जो टाइप 2 है वो ज्यादातर 40 इयर्स के बाद देखी जाती है, एक्सेप्ट मोडी, एक काइंड ऑफ डायबिटीज है दैट इज मैच्योरिटी ऑनसेट डायबिटीज इन यंग. पैटर्न ऑफ ऑनसेट क्या होगा, टाइप 1 सडन एब्रप्टली सिम्टम्स आने शुरू हो जाएंगे और बहुत जल्दी तेजी से बढ़ेगा, ठीक है. जबकि टाइप 2 क्या होगा, सिम्टम्स विल अपीयर ग्रेजुअली, पहले लाइफस्टाइल डिस्टर्ब, फिर उसके बाद धीरे धीरे जाकर के पहले ग्लूकोज रेजिस्टेंस डेवलप होगा, फिर जाकर के टाइप 2 डायबिटीज लेवल तक शुगर जाएगी, जब हम कह सकते हैं उसको टाइप 2 डायबिटीज हो गया. बायोकेमिकली देखें तो ऑटो इम्यून डिस्ट्रक्शन ऑफ बीटा सेल्स 90% केसेस में होता है, यानी अपनी खुद इम्यूनिटी सिस्टम की सेल्स पहचान नहीं पाती हैं कि ये हमारी अपना शरीर का हिस्सा है ये सेल्स, और उसको डैमेज करना शुरू कर देती है. ट्रिगर फैक्टर जेनेटिक भी हो सकता है एंड एनवायरमेंटल भी हो सकता है. एंड टाइप 2 में क्या होता है, इंसुलिन रेजिस्टेंस इज कंबाइंड विद बीटा सेल सिक्रीशन जो कम हो जाता है. इंसुलिन रेजिस्टेंस इज द मेन फैक्टर देयर. प्लाज्मा इंसुलिन में भी लो टू एब्सेंट. टाइप 1 में क्योंकि डिस्ट्रक्शन हो गया बीटा सेल का, तो अगर चेक करेंगे, टेस्ट करेंगे तो प्लाज्मा इंसुलिन लो होगा या बिल्कुल ही एब्सेंट होगा, ठीक है. लेकिन टाइप 2 में शुरू में हाइपर इंसुलिनीमिया होता है और बाद में धीरे धीरे वो भी कम होना शुरू हो जाता है. मोस्टली टाइप 1 में अंडर नरिश्ड होते हैं पेशेंट्स, जो बच्चे हैं, बिकॉज उसमें कीटोन बॉडी फॉर्मेशन होना शुरू हो जाता है, फैटी एसिड डिजेनरेशन शुरू हो जाता है, तो मसल वेस्टिंग होने की वजह से अंडर नरिश्ड लोग आता है. और टाइप 2 में ऑनसेट के समय पेशेंट ओबीज रहता है, लेकिन बाद में उसको भी प्रॉब्लम आ सकती है, वो भी थिन हो सकता है. ऐसा जरूरी नहीं है कि हर मोटे व्यक्ति को डायबिटीज ही हो जाएगी, ठीक है. 10% of the diagnosed case
टाइप 1 होते हैं। अगर अगर 100 केस हैं डायबिटीज के तो उसमें से 10 टाइप 1 होते हैं, 90% जो है टाइप 2 डायबिटीज पाई जाती है। तो दिस इज कॉमन, टाइप 2 डायबिटीज इज मोर कॉमन। कीटोसिस भी टाइप 1 में बहुत कॉमन है, क्योंकि टाइप 1 में इंसुलिन बिल्कुल ही सिक्रीट, एब्सोल्यूट डेफिशिएंसी है, तो वहां पर ज्यादा बर्निंग हो रही है ऑल्टरनेटिव फ्यूल की, यानी फैट्स की और प्रोटीन्स की, तो इसमें बहुत कॉमन है, और टाइप 2 में इट इज वेरी रेयर। ट्रीटमेंट पार्ट में इंसुलिन थेरेपी इज रिक्वायर्ड, एंड इन टाइप 2 डाइट से, एक्सरसाइज से या ओरल मेडिसिन के थ्रू ट्रीट किया जाता है, और जो सीवियरिटी ले लेते हैं जो केसेस ज्यादा, तो उनको इंसुलिन भी देना पड़ सकता है इन लॉन्ग रन। Another type is gestational diabetes, and this type affects females during pregnancy. जो pregnant ladies हैं उनको होगा, और 30 to 40% may develop potent type 2 diabetes even after delivery, but majority of cases resolve after delivery. तो इसको कंट्रोल किया जा सकता है थ्रू एक्सरसाइज एंड प्रॉपर डाइट। लेकिन अगर जो केसेस जैसे रूरल एरियाज में है, लेडीज इतनी अवेयर नहीं होती हैं साइन सिम्टम्स को लेकर, परेशानियां बर्दाश्त करती रहती हैं वो, तो अगर अनडायग्नोस्ड या अनकंट्रोल्ड डायबिटीज चला जाता है प्रेगनेंसी में, तो वो एक रिस्क हो जाता है एक कॉम्प्लिकेशन का ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ ऑल्सो, और चाइल्ड को भी एक रिस्क रहता है। और जो भी होते हैं जो जेस्टेशनल डायबिटीज जिन लेडीज को होती है, उनके बेबीज भी बिग साइज बेबीज होते हैं, दे विल बी समवेयर अराउंड 4 kg 4.5 kg, तो वो अलग तरीके की कॉम्प्लिकेशंस बन सकती हैं, अलग नियोनेटल डायबिटीज बच्चे को ट्रांसफर जेनेटिक उसमें जा सकती है। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू कंट्रोल द डायबिटीज in a pregnant lady, or rising blood sugar in pregnant lady. This is a part of type 2 diabetes only, MODI. It's not, यहाँ पे भी मोदी है but it's not MODI, it's MODI. It's maturity onset diabetes of young. इसमें all the factors are just like type 2, सिर्फ एक चीज के अलावा कि जो इसका ऑनसेट हो रहा है वो यंग एज में हो रहा है, यानी कि जो कि 25 साल से कम के लोग हैं उनमें ये शुरू हो जा रही है। और उसमें भी ऐसा होता है, जो मैं आइसबर्ग कह रही थी शुरू में, कुछ केसेस तो डायग्नोज हो जाते हैं और कुछ केसेस पता ही नहीं चलता, वो एक्सीडेंटल डायग्नोसिस होता है, गए थे किसी और इलाज के लिए और पता चला कि अच्छा शुगर भी डेवलप हो गया, या फिर किसी कम्युनिटी में स्क्रीनिंग प्रोसेस चल रहा है तो वहां पर पता चला एक्सीडेंटली कि अच्छा हमें डायबिटीज है। तो मतलब साइंस एंड सिम्टम बहुत ज्यादा एविडेंट नहीं होते हैं इसमें, और कई में सिम्टम्स आ जाते हैं, इट डिपेंड्स। तो इट इज अ ऑटोसोमल डोमिनेंट में पीछे से कई मेंबर्स को डायबिटीज है, तो जो भी आगे प्रोजेनी है उसको बहुत ज्यादा रिस्क होता है कि वो डायबिटीज, क्योंकि ये ऑटोसोमल डोमिनेंट ट्रेट है। तो उस केस में क्या करना होता है कि पर्टिकुलरली अगर फैमिली हिस्ट्री में डायबिटीज आ रही है, तो फिर जो प्रोजेनी है डाइट को लेकर के, एक्सरसाइज को लेकर के, दे हैव टू बी वेरी पर्टिकुलर, एटलीस्ट दे कैन डिले द ऑनसेट ऑफ डायबिटीज। तो अब जो रिस्क फैक्टर्स हैं उन पर हम एक एक करके थोड़ा थोड़ा हम डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि ओबेसिटी, तो ओबेसिटी भी दो तरीके की होती है, पियर शेप ओबेसिटी एंड एप्पल शेप ओबेसिटी। तो जो टमी के अराउंड होती है उसको सेंट्रल एडिपोसिटी कहते हैं या एप्पल शेप ओबेसिटी कहते हैं, और दिस इज अ वेरी ग्रेट रिस्क फैक्टर फॉर टाइप 2 डायबिटीज, and risk is very apparent as BMI increases. BMI is body mass index, and this index like 18.5 से ये 24.99 तक नॉर्मल है, यानी कि 25 से ऊपर अगर किसी का BMI जाता है तो इट इज अ पोटेंट रिस्क फैक्टर, फिर उसको जरूरत है वहीं पर ही कंट्रोल कर लेने की ताकि ये डेवलप ना हो बॉडी में। सिमिलरली एक और इंडेक्स है वेस्ट सर्कमफेरेंस और वेस्ट टू हिप रेशियो, ये भी मेजर किया जाता है पेशेंट में, तो ये भी अगर बढ़ा हुआ है तो भी एक प्रॉब्लम कर सकता है। तो सेंट्रल ओबेसिटी इज इम्पोर्टेंट डिटर्मिनेंट ऑफ इंसुलिन रेजिस्टेंस, यानी कि मोटे लोगों को इंसुलिन रेजिस्टेंस डेवलप होता है। दिस इज रियली मेजर कंसर्न, जो मोटे लोग हैं उनको ध्यान देने की जरूरत है। देन सेकंड कम्स द सेडेंटरी लाइफस्टाइल, तो लैक ऑफ एक्सरसाइज अगेन जो इंसुलिन है और उनके रिसेप्टर्स के बीच का इंटरेक्शन डिस्टर्ब कर देता है, यानी सेम थिंग दे आर टॉकिंग, दैट इज इंसुलिन रेजिस्टेंस अगेन, व्हिच विल इवेंचुअली लीड टू टाइप 2 डायबिटीज अगर इसको कंट्रोल नहीं किया जाए।
थर्ड है डाइट, एंड डाइट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हमारे पुराने लोग भी कहते थे जैसा खाएं अन्न वैसा रहे तन, वैसा रहे मन। और काफी हद तक ये आज सही प्रूव हो रहा है कि डाइट में अगर हम प्रॉपर नहीं ले रहे हैं, अगर हम बहुत जंक ले रहे हैं, अगर हम बहुत सैचुरेटेड फैट ले रहे हैं, तो वो अगेन ग्लूकोज इंटॉलरेंस डेवलप करेगा। तो जितने भी हाई प्रोपोर्शन होगा सैचुरेटेड फैटी एसिड का, उतना ही हायर इंसुलिन एंड लो इंसुलिन ससेप्टेबिलिटी, यानी कि हाई रिस्क होना शुरू हो जाएगा। Alcohol, again, excessive intake of alcohol can increase the risk of diabetes while damaging the pancreas and liver, and also by promoting the obesity. वायरल इन्फेक्शन है वो भी इम्यूनोजेनिक ससेप्टेबिलिटी कुछ लोगों के अंदर डेवलप कर सकते हैं, जिससे कि बीटा सेल डिस्ट्रक्शन हो जाता है। कुछ केमिकल एजेंट्स हैं जो कि ऐसा देखा गया है कि वो भी टॉक्सिक हैं बीटा सेल्स के लिए, जैसे कि स्ट्रेप्टोजोटोसिन एंड हाई इनटेक ऑफ साइनाइड प्रोडक्ट जैसे फूड कसावा एंड सर्टेन बीन्स आल्सो। तो इनको अवॉइड करना चाहिए इन बीन्स को, ऑल्दो ये रेगुलर यूज में नहीं होती हैं ये चीजें। देन स्ट्रेस में ब्रिंग आउट द प्रीडिस्पोज्ड क्या बोलेंगे उसको, प्रीडिस्पोजिशन है जो अंदर डायबिटीज के लिए, किसी भी तरीके का स्ट्रेस उसको उभार सकता है, उसको सरफेस पे ला सकता है। तो वो मेंटल लेवल पर स्ट्रेस हो, वो सर्जरी हो, वो ट्रॉमा हो, कोई एक्सीडेंट हो, स्ट्रेस यानी वरी। मैंने एक बुक में पढ़ा था डॉक्टर राजन शंकरन की बुक में, उन्होंने बोला था सबसे बड़ा जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट ट्रबलसम इमोशन है वो वरी है। यानी कि अगर इंसान चिंता चिता समान हमारे आयुर्वेदा के अकॉर्डिंग भी होता है, तो वही चीजें इट इज द मोस्ट ट्रबलसम। उसके नीचे एंगर, फियर, एंजाइटी सब चीज नीचे आती है, लेकिन एक स्ट्रेस है जो कि एक बेस ऑफ एवरी डिजीज स्ट्रेस मिलेगा, तो वो स्ट्रेस भी यहाँ पर भी है, डायबिटीज में भी। देन malnutrition, it may result in partial failure of beta cell function। अगर malnutrition है तो फिर वो partial failure of beta functions में इफेक्ट कर सकता है। देन क्लिनिकल फीचर्स, हम सभी बहुत अच्छे से समझते हैं क्लिनिकल फीचर्स, पॉलीडिप्सिया, पॉलीफेजिया एंड पॉलीयूरिया, ये मेन तो है ही है। बट ऐसा क्यों हो जाता है? अगर हम पॉलीयूरिया लें तो ऐसा क्या हो गया कि पॉलीयूरिया की कंप्लेन करने लगा पेशेंट? तो जब भी ब्लड में ग्लूकोज लेवल राइज हो रहा है और बहुत ज्यादा राइज हो रहा है, और फिल्ट्रेशन के लिए जब ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन होता है, किडनी ट्यूब्यूल्स में जाता है, तो नॉर्मली क्या है, हमारी किडनी ट्यूब्यूल्स उस शुगर को लूज नहीं होने देंगी। शुगर मतलब एनर्जी, तो वो जाना नहीं चाहिए बॉडी से, लेकिन वो अंदर रीअब्जॉर्प्शन पावर है, वो उतने बड़े वॉल्यूम ऑफ ग्लूकोज को रीअब्जॉर्ब नहीं कर पाते हैं, तो वो थ्रू यूरिन वो ग्लाइकोसूरिया शुरू हो जाता है, यानी यूरिन में शुगर जाना शुरू हो जाता है। अब शुगर की ऑस्मोलैलिटी इज मोर, सो व्हाट इट विल डू, इट विल पुल मोर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स इनसाइड इट। तो जब अगर पानी उसने अपने तरफ खींचा तो क्या होगा, पॉलीयूरिया, यानी बार बार यूरिन जाता है एंड शुगर पास होता है उसमें। अब जो हाइपर ऑस्मोलर ब्लड हो गया, अब हाइपो ऑस्मोलर ब्लड मतलब यूरिन के थ्रू शुगर जा रहा है, लेकिन स्टिल पानी का कंटेंट ब्लड में कम हो गया और शुगर कंटेंट बढ़ ही रहा है, तो वो हाइपर ऑस्मोलर ब्लड हो गया। वो ट्रिगर करेगा हाइपोथैलेमस को कि अब थर्स्ट सेंटर, वो जो पानी का लॉस है उसको वापस से रिप्लेनिश करो। A body is very good feedback mechanism. It is a perfect machinery made by God. तो उसमें फीडबैक तुरंत जाएगा कि अभी इतना पानी लूज हो रहा है, तो थर्स्ट डेवलप होगी एंड पेशेंट को बार बार प्यास लगेगी। दैट इज पॉलीडिप्सिया जिसको हम कहते हैं, कि बार बार पेशेंट इज ऑलवेज थर्स्टी। देन पेशेंट इज ऑलवेज हंग्री। इतना ग्लूकोज है बॉडी में, इतनी एनर्जी का है, सारी चीजें हैं, लेकिन फिर भी वो उसको कंज्यूम नहीं कर पा रहा, वो उसको एटीपी में कन्वर्ट नहीं हो पा रहा, वो बर्न नहीं कर पा रहा, क्योंकि इंसुलिन नहीं है अंदर। तो पेशेंट को क्या होता है, इंसुलिन नहीं है तो क्या हुआ, अदर सोर्स ऑफ फ्यूल टैप किए, प्रोटीन, फैट, उनके ऊपर टारगेट किया, उससे क्या हुआ, मसल वेस्टिंग डेवलप होनी शुरू, पेशेंट लीन एंड थिन होना शुरू हो गया। तो अगेन जो हमारा हंगर सेंटर है वो स्टिमुलेट होना शुरू हो जाता है कि नहीं, आप यू आर लूजिंग वेट, यू नीड टू ईट मोर। तो वो पेशेंट को हमेशा भूख लगेगी, हमेशा कुछ ना कुछ खाने को चाहिए।
तो एक कहावत है ना, समुद्र में अगर है तो वाटर वाटर एवरीवेयर बट नॉट अ ड्रॉप टू ड्रिंक। जिस तरीके से आप समुद्र का पानी पी नहीं सकते इतना खारा है, ऐसे ही ब्लड में शुगर शुगर इज एवरीवेयर बट उसको कंज्यूम नहीं कर सकते आप। तो वो सिचुएशन आ जाती है डायबिटीज पेशेंट के साथ। उसके साथ में बहुत ज्यादा थकान रहेगी क्योंकि एनर्जी नहीं आ रही है, पेशेंट को वेट लॉस हो रहा है, शुगर कंटेंट की वजह से वुंड्स हीलिंग होते हैं बहुत जल्दी, और प्लस कुछ कॉम्प्लिकेशंस भी हम आगे डिस्कस करेंगे कि वुंड्स क्यों नहीं हील होते हैं। और भी वजाइनल इन्फेक्शंस आ सकते हैं लेडीज के अंदर, हाई शुगर कंटेंट है, देयर कैन बी सेक्सुअल प्रॉब्लम्स आल्सो। सो वैरायटी ऑफ, एज वी डिस्कस्ड इन आवर फर्स्ट स्लाइड, हमने जो बात की थी, इट इज अ हेट्रोजेनस ग्रुप ऑफ डिजीज। तो इसको सिंगल एंटिटी में हम कवर अप कर ही नहीं सकते, इट इज अफेक्टिंग ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ बॉडी। ये सब वही है जो मैंने अभी इसमें एक्सप्लेन किया है, नथिंग न्यू। सो अब हम आते हैं कॉम्प्लिकेशंस पर। कॉम्प्लिकेशंस कुछ टाइम बाद, लॉन्ग कोर्स की डिजीज है, इट इज अ क्रॉनिक डिजीज, तो कुछ टाइम बाद यही स्टेट चलती रहेगी तो कुछ कॉम्प्लिकेशन डेवलप हो जाते हैं। एंड मोस्टली वेसल, जो शुरू में बात की गई, पासर थ्रू अ सिफॉन वेसल, वो वेसल को ही मेजरली इफेक्ट कर रही है डायबिटीज, चाहे वो मैक्रो वेसल है या वो माइक्रो वेसल है। पतली धमनियां भी होती हैं, मोटी धमनियां भी होती हैं शरीर में, उन दोनों को इफेक्ट कर रही है शुगर कंटेंट। तो वो सिर्फ हाइपरग्लाइसीमिया की वजह से नहीं होगा, हाइपरटेंशन है तो भी ब्लड वेसल इफेक्ट हो रहे हैं, डिसलिपिडीमिया है यानी कि लिपिड मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब है तो भी वेसल इफेक्ट हो रही है क्योंकि अंदर प्लाक डिपॉजिट हो रहा है, फैट टिश्यू डिपॉजिट हो रहा है, स्मोकिंग है या कोगुलोपैथीज है, तो इन सब में क्या हो रहा है, वेसल्स ही इफेक्ट हो रही है, ब्लड वेसल्स। दे कैन बी माइक्रोवेस्कुलर डिजीजेस एंड मैक्रोवेस्कुलर। तो माइक्रोवेस्कुलर डिजीजेस में मेनली आईज, किडनी, नर्व्स, ये सब इफेक्ट करेगा, स्वीट्स। एंड मैक्रो में हार्ट है, ब्रेन टिश्यू है, पेरिफेरल वेस्कुलर टिश्यू जो वेसल्स हैं, ये दीज आर बिग वेसल्स। अब वो कैसे इफेक्ट करती है ये हम आगे देखते हैं। जो लार्ज वेसल्स हैं यानी हार्ट की वेसल्स हैं, ब्रेन है, एक्सट्रीमिटीज है, तो ये जो ब्लड वेसल्स यहाँ जा रही हैं इसमें दो मेन चेंजेस, एक तो एथेरोस्क्लेरोसिस यानी कि फैट डिपोजिशन होना शुरू हो जाता है, एक है आर्टेरियोस्क्लेरोसिस। तो आर्टेरियोस्क्लेरोसिस में जो प्रोटीन और लिपिड, जब ग्लूकोज का यूज नहीं हो पा रहा तो जो प्रोटीन ब्रेकडाउन और जो लिपिड ब्रेकडाउन से मॉलिक्यूल्स बनते हैं, बिग मॉलिक्यूल, they will trigger the deposition of LDL inside the vessels. And apart from deposition of LDL, they will also initiate the inflammation and thickening of the blood vessels. यानी कि blood vessels मोटी होनी शुरू हो जाएंगी, सूजन आनी शुरू हो जाएगी blood vessels के अंदर। तो अगर आप सोचिए ऐसा हार्ट में है, जो blood vessel हार्ट को सप्लाई कर रही, तो वहां पे क्या कोरोनरी आर्टरी डिजीज डेवलप हो जाएगी, कोरोनरी सिंड्रोम यानी कि ब्लॉकेज आना शुरू हो जाएगा हार्ट वेसल्स के अंदर। इट कैन लीड टू मायोकार्डियल इन्फेक्शन, इट कैन लीड टू क्रॉनिक congestive heart failure also. So again this is a big complication, it is affecting our main muscle which is heart. उसके बाद ब्रेन की अगर आर्टरी ब्लॉक हो रही है तो इट कैन कॉज सेरेब्रोवास्कुलर कॉम्प्लिकेशंस, इट मे लीड टू स्ट्रोक आल्सो। तो ये भी एक मेजर ऑर्गन है जो इफेक्ट हो रहा है। एक्सट्रीमिटीज की अगर हम बात करें जो पेरिफेरल वैस्कुलर टिश्यू है उसमें अल्सरेशन हो, बिकॉज शुगर कंटेंट इज मोर, there is atherosclerosis. So over the time, because sugar content is more, healing will not be there. healing नहीं हो पाती है तो वहाँ अल्सरेशन डेवलप हो जाएगा, उसमें सेकेंडरी इन्फेक्शन हो गया तो फिर पता चला आगे जाके that develops into gangrene, और फिर there is no solution left apart from amputation of the limb. So ये देखिए आप, छोटे से वेसल में ही सारी दिक्कतें आ रही, लेकिन उससे कितनी बड़ी कॉम्प्लिकेशंस अराइज हो रही हैं। अगर अब हम माइक्रो वेसल्स की बात करें तो जो आई की माइक्रो वेसल्स हैं तो वहां पर रेटिना में जो फाइन कैपिलरीज इफेक्ट हो रही हैं उनके अंदर जाकर के आर्टेरियोस्क्लेरोसिस होगा तो सेल डेथ होनी शुरू हो सकती है। सेल डेथ शुरू होगी तो क्योंकि इतनी पतली वेसल्स हैं उसमें ही अगर ब्लॉक आ जाएगा तो ऑब्वियसली ब्लड सप्लाई नहीं गई तो सेल डेथ हो जाएगी फाइनली, तो दैट विल डेवलप इनटू कैटरैक्ट या ग्लाइकोमा, रेटिनोपैथीज, और फाइनली और प्रोग्रेसिव हो जाए, कंट्रोल नहीं कर पाए तो इट विल लीड टू ब्लाइंडनेस अल्टीमेटली। किडनी में भी सेम यही होता है, किडनी की भी जो बेसल मेम्ब्रेन है वहां पर थिकनिंग होना शुरू हो जाएगा, इन्फ्लेमेटरी हो जाएगी,
तो हाइलाइन डिजेनरेशन शुरू होगा। हाइलाइन डिजेनरेशन के बाद एल्ब्यूमिन विल आल्सो स्टार्ट कमिंग इन द यूरिन, तो उसको माइक्रो एल्ब्यूमिनेरिया शुरू में, एंड देन इट विल टर्न इनटू ग्रॉस एल्ब्यूमिन्यूरिया फर्दर जाकर इन प्रोग्रेसिव, एंड इट मे टर्न इनटू chronic CKD, that is chronic kidney disease. It may lead to chronic kidney disease. एंड नर्व्स में भी जो पेरिफेरल ऑटोनॉमिक नर्व, फाइन नर्व्स हैं, अगेन इन्फ्लेमेशन कॉज करके, वही सेम जो हमने अभी पीछे पढ़ा, एम्पुटेशंस, गैंग्रीन और अल्सर्स। अल्सर मोस्टली डेवलप होते हैं जो प्रेशर पॉइंट्स होते हैं सोल पर, वहां पर अल्सर्स आर वेरी कॉमन। और नर्व्स, क्योंकि नर्व का डीमाइलाइजेशन भी हो जाता है, तो जो ऊपर जो शीथ है उसकी वजह से प्रिकिंग सेंसेशन होता रहेगा, सुइयां सी काटती रहती हैं उसको, और कुछ टाइम बाद इट मे हैपन कि न्यूरोपैथी डेवलप हो गई तो पेशेंट को सेंसेशन भी नहीं रहता है, वहां कट हो रहा है, बर्न हो रहा है, छोटी बहुत अल्सर डेवलप हो गया, तो पेशेंट विल नॉट कम टू नो अनलेस इट प्रोग्रेसेस टू अ बिग अल्सर. That is also a drawback in this kind of complication. Next we come to diabetes mellitus acute complication. तो ये तो ऐसी complications थी जो अभी हमने पीछे देखी, जो कि लॉन्ग टर्म में देखने को मिलेंगी। कुछ acute complication भी होती हैं which are typically emergency situation, जैसे कि diabetic ketoacidosis या DKA, and this is a acute complication of type 1 diabetes. तो बहुत तेजी से फैटी एसिड ब्रेकडाउन शुरू होता है, कीटोन बॉडीज बॉडी में रिलीज होते हैं, एंड दिस कीटोन बॉडीज विल गिव राइज टू डायबिटिक कीटोएसिडोसिस, ब्लड को एसिडिक कर देते हैं, और उसकी वजह से पेशेंट के अंदर सारे सिम्टम्स डायबिटीज के तो होते ही हैं, उसके अलावा पैल्पिटेशन होना शुरू हो जाएगा, देयर विल बी साइंस ऑफ डिहाइड्रेशन, एंड पेशेंट में गो इनटू कोमा आल्सो, पेशेंट इज अनकॉन्शियस, डिसओरिएंटेटेड, तो उसमें इमरजेंसी है, तुरंत इंसुलिन आईवी उसको चढ़ाया जाता है पेशेंट को। सेकेंड इज हाइपर ऑस्मोलर नॉन कीटोमिक कोमा, दैट इज हॉन्ग। कंडीशन सिमिलर है ये डायबिटिक कीटोएसिडोसिस से, बट ये पाई जाती है टाइप 2 डायबिटीज में, और इसमें कीटोन बॉडीज नहीं होते हैं। कीटोन बॉडीज क्यों नहीं बनते? क्योंकि इंसुलिन एब्सोल्यूट डेफिशिएंसी नहीं है, इंसुलिन थोड़ा बहुत है which is working on protein, एकदम से ऐसा नहीं है कि फैट के सारे मॉलिक्यूल बहुत तेजी से ब्रेक करें, तो इसलिए इसमें कीटोन बॉडीज नहीं होते हैं। अदरवाइज सिमिलर काइंड ऑफ इमरजेंसी है एंड रेयर है कंपेयर टू DKA. Third emergency develops the hypoglycemia. Now this hypoglycemia develops to again type 1 patient जो इंसुलिन थेरेपी पर है। अब उनको पता नहीं लगा, उन्होंने इंसुलिन ज्यादा लगा लिया, या ओवर द टाइम ब्लड ग्लूकोज मॉनिटरिंग नहीं कर रहे हैं प्रॉपर, और इंसुलिन का डोज जो होना चाहिए, वेरिएबल होना चाहिए अकॉर्डिंग टू ब्लड ग्लूकोज लेवल्स, वो नहीं हो रहा है। तो एंड खाना भी एट टाइम्स खाना भी कम खा रहे हैं, तो पता चला ब्लड शुगर लेवल्स एकदम से फॉल कर गए। तो अगर ब्लड शुगर लेवल फॉल हो गए तो वो हाइपोग्लाइसीमिक स्टेट में चला जाएगा पेशेंट, तो उसमें पेशेंट को पैल्पिटेशन, फास्ट हार्ट बीट और पर्स्पिरेशन, डिजीनेस, ये सारी प्रॉब्लम्स शुरू हो जाती हैं। तो अक्सर जो टाइप 1 पेशेंट जो इंसुलिन थेरेपी पर होते हैं उनको बोला जाता है एक शुगर का छोटा सा पाउच या कोई टॉफी अपने पर्स में रखें, जब भी उनको ये सिम्टम्स फील हो तो वो तुरंत उसको ले लें, सो दैट द ब्लड ग्लूकोज लेवल थेरेपी जो ले रहे हैं उनके साथ ये कॉम्प्लिकेशन डेवलप हो सकती है। अब डायबिटीज हमने जान लिया, हमने टाइप्स ऑफ डायबिटीज देख लिए, कॉम्प्लिकेशन, क्लिनिकल फीचर्स, अब हमें उसको पता कैसे, इसकी स्क्रीनिंग कैसे करेंगे। तो वी ऑल आर वेरी मच अवेयर कि तो ब्लड शुगर टेस्टिंग होती है विच इज रैंडम ब्लड शुगर, फास्टिंग ब्लड शुगर, पोस्ट प्रैंडियल ग्लूकोज यानी PP, जो कि हम मील्स के 2 घंटे बाद चेक करते हैं, और तीसरा है ग्लाइकेटेड hemoglobin. This glycated hemoglobin is nothing else but hemoglobin surrounded by the sugar which get glycosylated. And hemoglobin जिस पर शुगर चिपकी हुई है सिंपल लैंग्वेज में, तो इसको एवरी 3 मंथ 4 मंथली इसको हम रिपीट करा सकते हैं। दिस शोज द कंट्रोल इन ब्लड शुगर लेवल्स। तो उसकी अपनी वैल्यूज होती हैं, नॉर्मल इज बिलो 5.7%, एंड जो प्री डायबिटीज की रेंज है वो 5.7 टू 6.4। 6.4 के ऊपर जो भी रेंज जाएगा इट इज अ डायबिटिक, दैट शोज द पुअर कंट्रोल ऑफ ब्लड शुगर लेवल। तो ये ऐसे पेशेंट्स में हम HbA1c करा सकते हैं जो पेशेंट्स चीटिंग करते हैं, मतलब डाइट को लेकर डॉक्टर ने बताया कि नहीं ये डाइट फॉलो करनी है, उनका गुपचुप कुछ ना कुछ
ऑफ कोर्स क्रेविंग भी पेशेंट्स में होती है तो खाते हैं, तो इस टेस्ट से हम पता कर सकते हैं। अदरवाइज क्या होगा, वो जिस दिन उनको फास्टिंग ब्लड शुगर कराना है वो 2 दिन पहले से डाइट पे आ जाते हैं एंड ब्लड शुगर इज नॉर्मल, तो डॉक्टर इज ऑल्सो रिलैक्स कि हाँ अभी तो ये ठीक चल रहा है, कोई इशू नहीं है। बट HbA1c में ये चीज नहीं चल पाती है, तो बिकॉज इट इज गिविंग अ कंट्रोल ऑफ 3 to 4 months। यूरिन एग्जामिनेशन है ब्लड एग्जामिनेशन के अलावा, जो कि मेनली 2 घंटे बाद ही मील्स के उसको भी देखते हैं। तो ग्लाइकोसूरिया जो होता है, जो कि पेशेंट्स को हो रहा है, वो सीवियर केसेस में नहीं होगा। अबव 300 mgdl अगर यूरिन में ग्लूकोज, it will pass to urine, otherwise it is often absent in the milder form of the disease। तो ये क्राइटेरिया है टेस्टिंग के, ये WHO डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया है। उसके हिसाब से, WHO के हिसाब से, अगर फास्टिंग प्लाज्मा ग्लूकोज इज समवेयर मोर देन 126 mgdl और 7 millimole then per liter, then we say the patient is diabetic। ऐसे ही जो PP है, अगर PP level is more than 200 mgdl, then we say patient is diabetic। Impaired glucose tolerance यानी कि IGT, जो कि स्टार्टिंग लेवल में होगा, तो स्टार्टिंग लेवल में अगर जो है 126 mgdl से कम है और एक रेंज है, पीपी का रेंज है 140 to 200, इसके बीच में आ रहा है, उसके ऊपर नहीं जा रहा 200 के, लेकिन 140 और 200 के बीच में, तो हम उसको बोलेंगे इम्प्योर ग्लूकोज टॉलरेंस या प्री डायबिटिक कंडीशन। प्री डायबिटिक कंडीशन में ये ब्लड शुगर लेवल्स तो बताते ही हैं, साथ में और मार्कर्स हो जाते हैं, जो कि ओबेसिटी है, लाइफस्टाइल है, और ये impaired glucose tolerance जा रहा है। तो फिर we can very well say, and if that patient is also having family history of diabetes, then we can very well say कि this will turn into a potential diabetic case। तो उस केस को हमें वहीं से मैनेजमेंट स्टार्ट करना है। एक और साइन होता है, नेक पर थिकनिंग हो जाती है स्किन की एंड डार्कनेस आ जाती है, एकैंथोसिस नाइग्रिकन्स जिसको हम कहते हैं, दैट इज आल्सो अ प्री डायबिटिक कंडीशन का साइन है वो भी। तो ये सब हम देख सकते हैं प्री डायबिटिक कंडीशन में पेशेंट के अंदर। अभी हमें ये देखना है कि अब कैसे हम इसको प्रिवेंट कर सकते हैं, कैसे इसकी केयर की जा सकती है डायबिटीज की। तो जो भी हमारे हाथ में है, एक तो मेडिकेशन तो ठीक है ही है, लेकिन अगर हम प्री डिस्पोजिंग फैक्टर्स या हम जो एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं उनको कंट्रोल कर सकें, तो उससे बेहतर तो कुछ भी नहीं। प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। तो कैसे कर सकते हैं? वी कैन मेंटेन नॉर्मल बॉडी वेट, हेल्दी न्यूट्रिशनल हैबिट्स ले सकते हैं, फिजिकल एक्सरसाइज करें प्रॉपर तरीके से, तो उससे हम बच सकते हैं। अब न्यूट्रिशनल हैबिट्स में क्या क्या है कि प्रोटीन इनटेक प्रॉपर हो, डाइटरी फाइबर प्रॉपर हो, जो स्वीट्स हैं मीठे का अवॉइडेंस रहे, हाई अनसैचुरेटेड जो फैटी एसिड्स हैं वेजिटेबल सोर्स या पॉली फूफा और मुफा जिसको मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड एंड पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स अगर वो हैं डाइट में, तो वो रिस्क को थोड़ा सा कम कर देते हैं, पीपी एंड फास्टिंग ब्लड शुगर लेवल्स को लो लेके जाते हैं। तो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स लीड्स टू इम्प्रूव ग्लूकोज टॉलरेंस आल्सो एंड एनहांस इंसुलिन सेंसिटिविटी, यानी इंसुलिन की जो रेजिस्टेंस है उसको भी कम करते हैं। तो मिनिमम 20 ग्राम ऑफ डेली फाइबर जो है वो रिकमेंडेड है सभी के लिए। डाइट के बारे में कुछ बात करते हैं। डाइट को डिवाइड किया गया एनर्जी कंटेंट के ऊपर। तो अगर हम कार्ब्स ले रहे हैं तो 2% ऑफ डेली कैलोरिक इनटेक जो हमें लेना है उसका 50% हमारा कार्ब होना चाहिए, और उस कार्ब में भी हमारा मेजर पार्ट होना चाहिए एसपी यानी कि नॉन स्टार्च पॉलीसेकेराइड, जिसमें कि फाइबर्स आते हैं, ठीक है। और जो भी मोनो और डाइसेक्राइड्स हैं उनका रिस्ट्रिक्शन होना चाहिए, वो पेशेंट को बोलना चाहिए बिल्कुल नहीं ले, जिसमें कन्फेक्शनरी आइटम्स है, केक्स हो गए, नॉर्मल स्वीट्स हो गए, ये सब बिल्कुल मना होते हैं। और ग्लाइसेमिक इंडेक्स के अकॉर्डिंग खाना चाहिए। ग्लाइसेमिक इंडेक्स क्या है? जिसका फूड का जितना लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है वो उतना अच्छा होता है डायबिटिक पेशेंट के लिए। 1 to 100 कार्ब को डिवाइड किया गया है डिफरेंट ग्लाइसेमिक इंडेक्स। तो 55 के नीचे जो होता है ग्लाइसेमिक इंडेक्स, दैट इज ऑलवेज गुड। और वो छिलके वाली चीजों में ज्यादा होता है, बीन्स में, लेग्यूम्स में, ब्रोकली में, इन सब के ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होते हैं। ग्लाइसेमिक इंडेक्स का सीधा सा मतलब ये है कि कार्ब विल टेक टाइम इन डाइजेशन, वो एकदम से सडन रिलीज ऑफ ग्लूकोज नहीं होगा बॉडी में,
it will be slow release of glucose, slow digestion, which will again maintain the blood glucose level inside the body. यही अगर हम मीठा खा लें तो तुरंत फटाक से हमारे अंदर मोनोसेक्राइड डाइसेक्राइड जा रहा है, फटाक से ग्लूकोज में टर्न हो जाएगा, हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स हुआ उसका. तो लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड हैज बीन सजेस्टेड. एंड फैट अगर लेना है तो फैट इज रेस्ट्रिक्टेड टू 30 to 35% ऑफ एनर्जी, जिसमें से 10% सैचुरेटेड ले सकते हैं. नहीं भी लें तो भी चलेगा, सैचुरेटेड फैट इज वेरी बैड, तो वो नहीं लें. लेस देन 10% पॉली अनसैचुरेटेड होने चाहिए एंड 10 to 15% मोनो अनसैचुरेटेड फैट होने चाहिए. और मोनो अनसैचुरेटेड फैट्स जो गुड ऑयल्स हैं, ऑलिव ऑयल हुआ, रेप सीड ऑयल हुआ, एवोकाडोस, तो ये सारे हेल्थ के लिए बहुत अच्छे हैं डायबिटिक के लिए. अल्कोहल शुड बी लिमिटेड एंड सॉल्ट शुड नॉट बी मोर देन 5 ग्राम डेली. अब हमें ये तो बता दिया जाता है हमें ये नहीं खाना. अभी हमने जो ऊपर स्लाइड में बात की कि हमें ये नहीं खाना, फिर पेशेंट पूछता है खाएं क्या, तो वो भी हमें ज्यादा हमें ये बताना आना चाहिए कि आप ये खाइए. उनके आगे ऑप्शंस हमें देने आने चाहिए. तो उसमें ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स खा सकते हैं, ब्रोकलीज खा सकते हैं, कुकुम्बर, टोमेटोज, लेडीज फिंगर, बिटर गॉर्ड है जैसे करेला कहते हैं, बॉटल गॉर्ड, लौकी, रेडिश, इन सब में ये सब बहुत ही हेल्दी फूड है डायबिटीज के लिए. देन बेरीज हैं, ब्लूबेरीज हैं, ये फ्रूट्स में देखें तो ये बहुत अच्छे रहते हैं. देन फ्लैक्स सीड्स हो गया, ओट मील हो गया. ओट मील इज अ वेरी हाई फाइबर कंटेंट मील. मल्टीग्रेन अगेन हाई फाइबर. लेंटिल्स, बीन्स, लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है इन खाने का. देन अगर हम कुछ हर्ब्स पे बात करें तो करी लीव्स होते हैं, बेसिल लीव्स हैं, एलोवेरा एंड ग्रीन टी. दीज ऑल आर वेरी गुड फॉर डायबिटिक पेशेंट. मसालों में भी प्रॉपर्टी होती है इंसुलिन सेंसिटिविटी इंक्रीज करने की, जिसमें गार्लिक है, टर्मरिक, सिनामन एंड जिंजर. तो ये कुछ आइटम्स हैं जो कि हम बता सकते हैं पेशेंट को कि आप ये खा सकते हैं, दिस विल गोइंग टू बेनिफिट यू. तो ये तो था प्रिवेंशन. अभी और पेशेंट के साथ भी कर सकते हैं वो हम डाइट वाला. लेकिन जब डायबिटीज डिटेक्ट हो गई है तो एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल इट शुड बी एडिकेटली ट्रीटेड. वो फिर सिर्फ डाइट से या उससे नहीं जाएगा. it will progress if we will not take the treatment seriously. तो एम ऑफ ट्रीटमेंट क्या होना चाहिए? एक तो ग्लूकोज लेवल्स हमारे मेंटेन रहे, नॉर्मल लिमिट के जितने पास रखा जा सकता है उतना अच्छा है, गुड कंट्रोल रहे ताकि कॉम्प्लिकेशन नहीं आए आगे. एंड एक आइडियल वेट मेंटेन करें, टू मेंटेन द आइडियल वेट. डाइट मैनेजमेंट के साथ साथ मेडिसिन देनी होती हैं. दे कैन बी एलोपैथिक एंटीबायोटिक मेडिसिन, दे कैन बी होम्योपैथिक मेडिसिन ऑल्सो. इन केस ऑफ सीवियर ग्लाइसीमिया अगर है तो हम एंटीबायोटिक ओरल हाइपोग्लाइसेमिक ड्रग्स भी देनी होती हैं. और ज्यादा ब्लड शुगर जा रहा है, ग्लाइकोसीरिया भी हो रहा है पेशेंट को, तो इंसुलिन थेरेपी एज पर पेशेंट कंडीशन एंड नीड टाइप 1 डायबिटीज में स्पेशली एडवाइज्ड होती है. Then routine checkup is very important part. Routine checkup of blood sugar, urine for protein bodies and ketones, blood pressure, visual acuity, weight, ये सारी चीजें प्रॉपर मॉनिटर होनी चाहिए टाइम टू टाइम. पैरों की भी, फीट शुड बी एग्जामिन्ड कि कोई ब्लड सर्कुलेशन में प्रॉब्लम या लॉस ऑफ सेंसेशन तो नहीं हो रहा है, या फीट की स्किन का हेल्थ ठीक है कि नहीं है. तो ये सारे एग्जामिनेशन कॉम्प्लिकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हमें टाइम टू टाइम इसको रूटीन चेकअप होना चाहिए. देन ग्लाइकेटेड हीमोग्लोबिन every 3 to 4 months, इसमें हाफ ईयरली लिखा है बट 3 to 4 months इज अ गुड पीरियड टू डू. एंड सेल्फ केयर हमने तो बता दिया पेशेंट को खुद को भी एजुकेट करना बहुत जरूरी है कि आप वो अपना ख्याल खुद कैसे रखें. ठीक है, तो जैसे कि उसमें डाइट और जो दवाइयां हैं वो टाइम से लेनी है, ब्लड ग्लूकोज घर में चेक करना है डेली या एवरी ऑल्टरनेट डे, अल्कोहल नहीं लेना है, ऑप्टिमम वेट मेंटेन करना है, चेकअप्स के लिए आना है रेगुलर. और वो सिम्टम्स हाइपोग्लाइसीमिया के पर्टिकुलर सिम्टम्स की पहचान उनको हो ताकि उन्हें समझ में आ सके कि अच्छा नाउ आवर ब्लड शुगर लेवल इज गोइंग डाउन. सो एजुकेशन, health education is very important for a diabetic patient also. Coming back to homeopathy, and homeopathy we all know is not a science of therapeutics. हम एलोपैथी की तरह नहीं है कि डायबिटीज हुई तो हमें ये देना है, ब्लड प्रेशर हुआ तो हमें एंटी हाइपरटेंसिव दे देनी है, फीवर हुआ तो एंटीपायरेटिक्स दे देनी है. इट इज नॉट अ साइंस ऑफ थेरेपेटिक्स. It is concerned with totality of symptom and
individualized. This is what our philosophy is all about, and this is what makes us different from other pathies. तो रिगार्डिंग क्योर ऑफ डायबिटीज मैं ये कहना चाहती हूँ, दिस इज माय व्यू पॉइंट, ऑब्वियसली फॉलोइंग द फिलॉसफी ऑफ होम्योपैथी, कि इंडिविजुअल अगर स्टार्टिंग है डायबिटीज का, ज्यादा टाइम नहीं हुआ उतना क्रॉनिक, देन वी कैन गो फॉर द मियास्मेटिक एंड कॉन्स्टिट्यूशनल थेरेपी इन अर्ली स्टेजेस. But in later stages, especially when complication arise along with constitutional treatment medicine, we also need to attend the acute exacerbation. यानी कि जो हमारा ब्लड ग्लूकोज लेवल अगर हाई हो रहा है तो उसको नीचे कैसे लाना है. तो कुछ टिंक्चर्स हैं हमारे मटीरिया मेडिका में विच आर वेरी हेल्पफुल इन ब्रिंगिंग डाउन द ब्लड ग्लूकोज. तो अलॉन्ग विथ कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रीटमेंट हमको वो साथ में लेना होता है. और एट टाइम्स डायबिटीज के साथ जो ओरल हाइपोग्लाइसेमिक्स भी अगर चल रही हैं तो उसको एकदम से बंद कर देना इज नॉट एडवाइजेबल, बिकॉज वो सडन उसमें विड्रॉल आना शुरू, पेशेंट इज हैबिचुअल ऑफ अ पर्टिकुलर ड्रग, तो विड्रॉल आना शुरू हो जाएगा. व्हाट विल हैपन, साइमल्टेनियस ट्रीटमेंट चले और उसके साथ ग्लूकोज लेवल विल ऑटोमेटिकली फॉल डाउन विद द इफेक्ट ऑफ आवर मेडिसिन. तो उसको धीरे धीरे टेपर करके हम कम कर सकते हैं. तो आई थिंक दिस इज द बेस्ट सोल्यूशन if we are opting or such patient is coming to our clinic. कुछ मेडिसिन हैं जो कि मैं समझती हूँ कि डायबिटीज में बहुत अच्छा काम करती हैं. So one is Abroma augusta. It has frequent and profuse urination with dryness of mouth, great thirst, and it leads to exhaustion, diabetes mellitus and insipidus. इसमें जो symptoms हैं वो डायबिटीज के, बट एब्रोमा में हम देख सकते हैं अगर कोई पिक्यूलरिटी है, कोई अलग से, जैसे कि ड्राइनेस ऑफ माउथ है, ठीक है, या यूरिन के बाद उसको एग्जॉशन हो रहा है, तो वो हम उसको कंसीडर कर सकते हैं. सिमिलरली अर्जेंटम मेटालिकम, देयर इज पॉलीयूरिया, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, सारे डायबिटीज के सिम्टम्स हैं. बट अर्जेंटम मेटालिकम वी नो other things also about argentum metallicum. Argentum metallicum metals या constitutionally अगर निकल के आ रही है तो बहुत ही अच्छी बात है. argentum metallicum के हम unique features पे point out कर सकते हैं. Then we have arsenic album, उसकी thirst peculiar है. arsenic album में urine is scanty, burning, albuminous. There's ascites, debility, restlessness. जैसे एक character है arsenic का, every diabetic patient may not be restless, है ना. तो अगर टोटलिटी इंडिकेट कर रही है और रेस्टलेसनेस है साथ में, तो आर्सेनिक एल्बम, व्हाई नॉट, वी कैन ऑप्ट फॉर द आर्सेनिक एल्बम आल्सो. कोडिनम है, शुगर इन यूरिन, क्वांटिटी ऑफ यूरिन, ग्रेट थर्स्ट, एंड इट इज सेड टू कंट्रोल डायबिटीज. देन देयर इज कैंथारिस, देन देयर इज सिफ्लैंड्रिका इंडिका, डायबिटीज मेलाइटस, इंसिपिडस, दोनों में ही ये काम करती है. एग्जॉशन आफ्टर यूरिनेशन. Gymnasia sylvester is a disease, and this is almost specific for diabetes. Sugar killer. It will diminish the sugar in urine. तो ऐसे केसेस जो हमारे पास आ रहे हैं जिनमें कि बहुत ज्यादा ब्लड शुगर बढ़ा हुआ है, तो along with constitutional also we can go for the tinctures and the lower potencies of such medicines which will help to bring down the sugar level of the patient so that complication do not arise further. Then there is Helleborus, frequent urging to urinate, but small quantities emit, urine pale with dropsical swelling. Hellonia's medicine, again, all the diabetes symptoms, there's great thirst, restlessness, and melancholy. So this is additional symptom which is here, which is profound melancholy, boring pain across lumbar region. Then insulin medicine is there. This is also very specific of diabetes. Then lactic acid, large quantities of sugar in urine, great thirst, rheumatic pain in joints. We have murex, particular urine at night, ज़्यादा frequency रहेगी, and smells like valerian, and constant urging is there. Natrum phos is again a good remedy for diabetes, great value, and this patient's urine is loaded with lithic deposits in urine and sedentary habits of the patient. Natrum sulf for hydrogenoid constitution, जो वो patient जिनके hydrogenoid constitutions हैं, and that is due to nervous origin, due to worry, mental overwork या sexual excess, उस केस में natrum sulf को consider किया जा सकता है. There's phosphoric acid, very good remedy again. Milk in the urine, great debility. Phosphorus, urine contains large amount of salt in the morning and excess of sugar in the
evening. So again, a discriminatory feature about phosphorus here. Plumbum met, urine is frequent, scanty, albuminous, low specific gravity. Rus aromatica, renal and urinary affections, especially diabetes, severe pain before maturation, and anuresis due to vesicle atony. Squilla maritima is great urging, much watery urine, involuntary squirting when coughing. Then there's lag defloratum, जहां पर faulty nutrition अभी हमने देखा कि जो malnutrition है, अगर वो basis में है कहीं पर तो we can consider lag defloratum. Shazium, we all know, very popular remedy, and it has specific action in diminishing and cause to disappear sugar in urine. Thirst होती है, weakness है, urine in large quantities and specific gravity is high. Uranium nitricum, also one of the popular remedies for diabetes, and profuse urination with debility. Terebinthine, cloudy, smoky, albuminous, profuse urine, and there's also hematuria with coffee ground sediments. So these were few medicines जो कि मैंने यहाँ पर एक जगह पर रखी हुई हैं, बट ऐसा कतई नहीं है कि यही दवाइयाँ डायबिटीज में काम करेंगी. और मटीरिया मेडिका ट्रेजर इज वेरी बिग, एंड जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल और टोटलिटी को एग्री करती है वो मेडिसिन विल वर्क इन केस ऑफ डायबिटीज पेशेंट और रादर इन एनी अदर केस. अब सिमिलरली अगर हम रिपर्टोरियल अप्रोच देखें तो वो भी सिमिलिमम फाइंड करने में बहुत ही हेल्पफुल है. टोटलिटी करके, इंडिविजुअलाइजेशन करके, PQRS को देखते हुए अगर हम सिमिलिमम निकालेंगे डायबिटिक पेशेंट के लिए तो बहुत ही काम कर सकती है. यहाँ पर कुछ रूब्रिक्स मैंने नेक्स्ट स्लाइड में लिए हैं मर्फीज रिपर्टरी से. क्लिनिकल रिपर्टरीज वो ही कंसीडर किया है मैंने. There can be various suppressed emotion involved in base of diabetes like stress, anger, fear, grief, which can be found in repertory. और हम पेशेंट के बिहेवियरल चेंजेस को भी नोटिस कर सकते हैं, चेंज इन हैबिट्स को भी नोटिस कर सकते हैं, जो कि हमें हेल्प कर सकता है गुड सिमिलिमम फाइंड करने के लिए. जैसे कि यहाँ पर एक रूब्रिक है माइंड एंजाइटी इन डायबिटीज. तो मतलब अगर डायबिटिक पेशेंट इज फेसिंग एंजाइटी तो ये मेडिसिन हम उसको दे सकते हैं. या फिर डिप्रेशन हो रही है, सैडनेस हो रही है, या मेंटली डल है डायबिटीज का पेशेंट, देन in case of certain phobias जैसे कि fear है, in general diabetic patient is in general facing fear, so these are the medicines here, and these are also not very much, it's not a big group of medicine in Murphy, small group of medicine. memory का weakness है या similar clammy mouth है diabetes में तो uranium nitricum is the medicine. Pulse is slow in diabetes, then opium we have got a single medicine here. Pulse is fast, elevated, exalted, then uranium nitricum. अगर स्किन का इचिंग है तो मैंगनम. क्लिनिकली देखें तो इडिमा, इमेसिएशन या लिवर इज एनलार्ज. तो अलग अलग तरीके के यहाँ पर रूब्रिक्स हैं जो कि हम चूज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू पेशेंट्स कंडीशन. गाउटी सिम्टम्स के साथ में है, लंग कंप्लेंट्स के साथ में, या नर्वस ओरिजिन में है, या डायबिटीज की वजह से शॉक है पेशेंट को, तो वी हैव डिफरेंट मेडिसिन हियर. या chronic diarrhea, we have different medicines. So in this way, there are many more rubrics covering diabetic acidosis, gangrene, eczema, impotency, rheumatic complaints, stomach complaints, male-female complaints associated with diabetes mellitus. Or not only Murphy repertory, we have Pathak's repertory, we have Clark's, Borik's, and complete repertory, which we can use as per the case requirement. So homeopathy has a very vast treasure of medicines and tool of repertory, and accordingly we can select the medicine for the patient. See, we can't stop the wave. We cannot say we will cure the diabetes because there's a genetic disposition out there. In earlier stages we may cure also, but of course we know how to survive it, how to control it. So let us manage monster of diabetes with our science and art of homeopathy. With this, I put end to my presentation. Thank you very much. थैंक यू सो मच मैम. मुझे लगता है सभी लोगों के लिए डायबिटीज मेलाइटिस पे एक अच्छा सा रिवीजन हो गया. और मतलब शुरुआत से लेकर के जो हम फिजियोलॉजी पढ़ते थे और जिस हिसाब से हमें डायबिटीज समझनी चाहिए, उसे क्लिनिकल साइन एंड सिम्टम्स और उसकी मैथमेटिका, सभी कुछ आपने बहुत ही अच्छे से बताया. अब मैं चाहता हूं कि कुछ चैट में क्वेश्चन है मैम,
हालांकि ये 2 हाँ क्वेश्चन जी, हाँ सबसे जी, मेन थे। नंबर मैं 1 तो पूरी कोशिश डॉक्टर करूंगी डिम्पल, जवाब देने की। हाँ, बताइए। नहीं बिल्कुल दे देंगे। हाँ, डॉक्टर डिम्पल ने पूछा है कि जो HbA1c है, ये ज़रूरी है कि सिर्फ फास्टिंग हाँ में जी। कराएँ या कभी भी करा सकते हैं? नहीं, नहीं, ये कभी भी करा सकते हैं, ये फास्टिंग में नहीं, क्योंकि ये तो ऑलरेडी 3-4 मंथ्स का कंट्रोल दिखा रहा है। तो वो फास्टिंग, इमीडिएट फास्टिंग तो ये है कि अभी हमने कुछ नहीं खाया, तुरंत हमें ब्लड ग्लूकोज देखना है। तो इट इज ओवर, इट डिपेंड्स ऑन द लाइफ साइकिल ऑफ HbA1c इज ऑन द लाइफ साइकिल ऑफ दिस hemoglobin actually, and this is approximately 120 days. तो अगेन 3 to 4 मंथ्स में करा सकते हैं और बिना खाए भी करा सकते हैं, कोई इशू नहीं है, और खा के भी करा सकते हैं, थैंक बोथ यू। द वेज, दूसरा क्वेश्चन डॉक्टर डिम्पल का रैंडम वे में। कि जो डायबिटिक जी, पेशेंट हैं वो गुड़ खा सकते हैं टू अवॉइड शुगर? हालांकि मुझे लगता है कि ये जो देखिए गुड़ भी है ही है, डिपेंड करता है कि अगर आप मॉडरेट लेवल्स ऑफ शुगर में हैं, जैसे कि आप मेडिसिन के थ्रू भी उन लेवल्स में आ गए जो मैंने बताया 126 टू 140 वाले फेज में है, तो ठीक है। क्वांटिटी ऑलवेज मैटर्स, की इज द क्वांटिटी। आप थोड़ा सा अपने टेस्ट बस को रिप्लेनिश, क्रेविंग हो रहा है, थोड़ा सा खा लिया, दैट विल नॉट मेक अ मच डिफरेंस। बट अगर आप उसको बिल्कुल बहुत क्वांटिटी ज्यादा ले रहे हैं, देन दैट अगेन इज बैड। इट इज ऑल्सो स्वीट आफ्टर ऑल, इट हैज शुगर। सो मैं ही कहूंगी क्वांटिटी पर थोड़ा ध्यान दें, कम ले सकते हैं। एक्चुअली मैंने ये फील किया है कि जो डायबिटीज के और ओबेसिटी के पेशेंट हैं ये हमेशा खाने की बात करते हैं। ये जरूर पूछेंगे कि हम ये खा लें तो ऐसे ठीक हो जाएंगे, हम वो खा लें तो ठीक, कभी ये नहीं कहते कि हम ये दे, ना खाएं। वो हमेशा देखिए खाने। डॉक्टर दीपक, एक साइकोलॉजी भी होती है, जैसे बच्चों की भी, हमारे अंदर भी बच्चे ही हैं अभी हम, अगर हमें कोई चीज मना कर दी जाती है तो वो हमें सबसे ज्यादा ल्यूक्रेटिव लगती है, नहीं हमें वही खाना है। तो अगर डायबिटीज पेशेंट को मीठा मना कर देंगे तो उसको सबसे पहले वो चाहिए। मेरे पास एक पेशेंट था, मुझे याद है, तो उसकी शुगर लेवल्स बहुत हाई थे, मतलब 250 के आसपास था रैंडम। मैंने उसको बोला, समर्स के दिन चल रहे थे, मैंने कहा आप थोड़ा डाइट पर कंट्रोल करिए, क्योंकि पीछे काफी अच्छा कंट्रोल आ रहा था। तो कहता है मैम ये आम का सीजन निकल जाए उसके बाद शुरू करता हूँ फिर से। तो ये जो साइकोलॉजी है पेशेंट की कि नहीं हम पहले खा लें, तो उनको, इसीलिए मैं कह रही हूँ पेशेंट को भी एजुकेट करना बहुत जरूरी है कि इसके क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। आप थोड़ा बहुत खा लीजिए, बहुत जस्ट टू रिलिश योर टेस्ट बड्स। जी। डॉक्टर कुमार संभव पूछ रहे हैं, हाउ शुड वी रिकमेंड आर्टिफिशियल स्वीटनेस टू डायबिटिक पेशेंट्स? आई वुड सजेस्ट आर्टिफिशियल स्वीटनर्स जो हर्बल ओरिजिन के हैं वो ज्यादा बेटर हैं, जिसमें सॉर्बिट्रेट है। आई वुड नॉट एडवाइज दो स्वीटनर्स। और बेटर है अगर एक हैबिट डेवलप हो जाती है अनस्वीटेंड लेने की, तो दैट इज द बेस्ट। लेकिन अगर फिर भी रिक्वायरमेंट है तो स्टीविया इज अ गुड ऑप्शन, वी कैन रिकमेंड स्टीविया। एंड इवन शुगर फ्री नेचुरा इज ऑल्सो ओके, बिकॉज उसमें केमिकल कंटेंट नहीं है शुगर का, इट इज हर्बल ओरिजिन। तो मैम किसी और का कोई क्वेश्चन हो तो पूछ पूछ सकता है चैट में। मैम कुछ डायबिटीज के बारे में मैं बोल सकता हूँ, इजाजत है? अरे बिल्कुल, आप दीपक बोल, मैं तो आई एम ऑलवेज लर्निंग फ्रॉम एवरीबडी। सो दीपक हमेशा शुरू से ही कॉलेज टाइम से ही क्लासेस लेने में बहुत ही आगे रहते थे, और बहुत ही अपने जूनियर्स को भी पढ़ाना। सो आई एम ऑलवेज लाइकिंग हिज दिस हैबिट एंड हॉबी ऑल्सो। शुरू से ही एक्सेल किया है डॉक्टर दीपक ने, एंड आई विल बी प्रिविलेज्ड टू लिसन टू यू डॉक्टर दीपक, प्लीज। थैंक यू। थैंक यू। आप सभी लोगों को मैं डायबिटीज मेलाइटस और लाइफस्टाइल डिजीज के बारे में कुछ मिथ बताता हूँ कि बहुत सारे लोगों ने, हमारे पास जितने भी पेशेंट आते हैं जो शुगर को लेकर के आते हैं, सबसे पहले तो उनके दिमाग में ये आ गया कि ये शुगर कभी ठीक नहीं होगी। और ये जो कंसेप्ट है ये शायद हम डॉक्टर्स के दिमाग में भी आ गया है, हम होम्योपैथ के दिमाग में भी आ गया है कि वंस यू आर ए डायबिटिक यू आर ऑलवेज ए डायबिटिक। जबकि जब मैम ने अभी जैसे बताया कि हम लोगों को सिम्टम वाइज चलना है, हम लोगों को मियाजमेटिक वाइज चलना है, हमें अपने होम्योपैथी के कंसेप्ट को चलना है, को लेकर के चलना है, तो लेकिन फिर भी हमारे दिमाग में भरा हुआ कि अगर शुगर का कोई भी मरीज आ गया तो हम लोग भी ये सोच लेते हैं कि यार अब तो यार ये पूरी जिंदगी कभी शुगर से ठीक नहीं होगा। लेकिन अगर हम लोग बहुत ध्यान से देखें तो बहुत सारे ऐसे शुगर के मरीज आपके पास आते होंगे जो एक्चुअली शुगर का ट्रीटमेंट आपसे नहीं ले रहे हैं, किसी और ट्रीटमेंट के लिए आ रहे हैं, हाँ, लेकिन यस। आपकी शुगर भी बहुत अच्छे से होने लग जाती है। तो जहाँ तक शुगर की बात है, जो हम लोग आपको समझाना चाह रहे हैं, जो मैम ने इतना सब कुछ एक्सप्लेन किया, वो सब कुछ कंसेप्ट हमारे सिर्फ इनपुट और आउटपुट पर डिपेंड करता है कि हमें कितना खाना है और कितना हमें बाहर उसको निकालना है। बाहर निकालने का मतलब ये नहीं कि आपको एक्सक्रीटा पास करना है, बाहर निकालने का मतलब है कि आपको उसकी कितनी कैलोरीज बर्न करनी है। बर्न कर,
अभी जैसे डॉक्टर साहब ने क्वेश्चन पूछा कि गुड़ खाना चाहिए नहीं, मैं कहता हूँ कि आप चीनी भी खाओ, आप सेब भी खाओ, आप बनाना भी खाओ, आप शुगर का हर एक कंटेंट खाओ, लेकिन उतनी लिमिट में खाओ जितना आप उसको कंज्यूम कर सकते हैं। मैं आप लोगों को बता दूं कि जो डायबिटीज मेलाइटिस के लेटेस्ट क्राइटेरिया है उसमें किसी भी टाइप की डाइट के लिए बिल्कुल भी मना नहीं किया गया है। कोई डाइट रेस्ट्रिक्शन नहीं रखी है। उन्होंने कहा है कि सिर्फ आपकी लिमिट होनी चाहिए, जितनी इंसुलिन आपकी बॉडी में रिलीज हो रही है आपको सिर्फ उसी हिसाब से खाना है। यानी उन्होंने कान यहाँ से ना पकड़ के यहाँ से पकड़ लिया है, बात वही कह दी है एक्चुअली मैं यही कहना था। हम्म, जो असल कंसेप्ट है वो भी जैसे पुराने लोग कहते आए थे कि कम खाओ और अच्छा जियो, वही कंसेप्ट आज भी है। अभी हम लोगों के पास हो क्या गया कि हमारा एक शौक चढ़ गया है कि जंक फूड को खाने का। हालांकि जंक फूड पहले भी बहुत होता था, हमारे यहाँ समोसे हो गए, पकौड़ी हो गई, और भी बहुत सारी चीजें जंक फूड में ही काउंट होती हैं। हो सकता है वो बाहर के लोगों के लिए वो जंक फूड हो, हमारे लिए बर्गर पिज्जा जंक फूड है। तो उसको खाने का हमारे पास एक अब बहुत अच्छा सा जरिया है कि हमें बहुत इजीली अवेलेबल है। पहले क्या होता था कि जब कभी कोई घर में मेहमान आता था तब हमें कोई पनीर की सब्जी या पूरियां मिलती थी, या कोई त्योहार आता था उस समय कोई सब्जी या पूरियां मिलती थी। लेकिन आज बहुत अच्छी बात, मैं इंटरप्ट कर रही हूँ दीपक, क्योंकि मैं भूल ना जाऊँ ये बात बताना चाहती हूँ कि हमारे लिए भी मतलब ब्रेड, हमने हमारे घरों में कभी ऐसा नहीं था कि हमें ब्रेड खाना, नाश्ता पराठे का होता था, घी का होता था, ऐसा नहीं है। और कोल्ड ड्रिंक का मतलब होता था जब हम कहीं जा रहे हैं, स्टेशन पे पापा पिला देंगे, कहीं हम घूमने जा रहे हैं तो कोल्ड ड्रिंक, मतलब वो हमारे लिए पार्टी होती थी। अब तो क्या घरों में ही पूरी बॉटल्स 1-1 लीटर की ऑप्शंस भी हैं उसमें कि ये भी लो वो भी लो। तभी हम देख रहे हैं, देखिए जो रूरल एरियाज में है ना, स्टैटिस्टिकली अगर हम बात करें स्टेटस उसकी, तो विलेजेस में कम है, अर्बन एरियाज में डायबिटीज ज्यादा, हाई इनकम ग्रुप में ज्यादा है, लो इनकम फिजिकल एक्टिविटी उतनी है। अभी हम मशीन डिपेंडेंट हो गए ना, हर काम के लिए मशीन डिपेंडेंट हो गए, जी, ये भी एक बहुत बड़ी चीज है। उसके लिए मैं उसके लिए आपको बस सबको ये बताना चाहता हूँ कि जैसे हमने कुछ खा भी लिया तो कोई बात नहीं, हमें हम्म, उसको कंज्यूम करना भी आना चाहिए। ऐसा ना हो कि हमने बर्गर खा लिया तो हमने, ऐसा नहीं कि आपने कोई गलती कर दी है हाँ जी, कि आपको आज के बाद बर्गर नहीं खाना है, आपको पिज्जा नहीं खाना है, या आपको कोई रोल्स नहीं खाने, लेकिन उसको पचाने के लिए भी आपको फिर काम करना पड़ेगा, आपको उसकी कैलोरीज के लिए भी काम करना पड़ेगा। और बहुत सारे ऐसे पैरामीटर्स हो सकता है कि अब से 10-20 साल बाद हम लोग इन बर्गर पिज्जा या रोल्स या बाकी जितने भी जंक फूड है इनके हैबिचुअल हो जाएं। आज तो नहीं, हम्म, ये एक जेनेटिक प्रोसेस है। कभी कभी जब बहुत पहले शुगर आती थी तो ऐसा समझा जाता था कि सिर्फ अमीरों की बीमारी है। आज हाँ, शुगर जो है वो हर जगह है, सभी को होती है। सभी को होती है, कहीं ना कहीं किसी ना किसी लेवल पे होती है। हमारे इंडिया में बहुत सारे ऐसे मिथ भी हैं कि बहुत सारे HbA1c बिना कराए भी ब्लड शुगर लेवल पे ही ट्रीटमेंट शुरू कर देते हैं। जैसे आपको बता दें कि हमेशा इन्वेस्टिगेशन का पार्ट और पैथोलॉजी का पार्ट हमेशा अपनाना चाहिए। पहले क्या होता था कि बहुत सारे लोगों को इन्वेस्टिगेशन ये होती थी कि कोई यूरिन पास करता था और उसके आसपास उसको चैन, चींटी लगे तो माना जाता था कि शुगर हो गई। हाँ हाँ, लेकिन एक्चुअली वो शुगर जब होती थी जब थ्रेशोल्ड वैल्यू को क्रॉस कर जाती थी किडनी, बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है ना। तो उस समय हमें पता नहीं था, लेकिन उसके बाद फिर ब्लड शुगर का आया तो हमारी जो यूरिन वाली शुगर है वो थोड़ी कम मिलने लगी, क्योंकि पहले से ही ब्लड शुगर मिल जाती है। और आजकल स्क्रीनिंग सभी की शुरू हो गई है, मैक्सिमम इन्वेस्टिगेशन हमारे पास अवेलेबल है, हमें उनका सहारा लेना चाहिए। लेकिन किसी भी रूप में हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि हमारी होम्योपैथी वहाँ पे काम नहीं कर सकती। जब मैंने मेडिसिन के बारे में बतानी थी तो मुझे एक मेडिसिन याद आई, आर्सेनिक ब्रोम। हाँ बिल्कुल, बहुत अच्छी। बस ये है कि आप कंपनी चूज करना, क्योंकि सिर्फ 2 या 3 कंपनियां ऐसी हैं जो आर्सेनिक ब्रोम को अच्छे से बना रही हैं, वरना आर्सेनिक ब्रोम से अच्छी मैंने किसी रिजल्ट नहीं देखे। ऐसी एक नेट्रम सल्फ मेडिसिन है, किसी भी डायबिटीज की कॉम्प्लिकेशन का शायद मैं पहला जो पहला प्रिस्क्रिप्शन है वो नेट्रम सल्फ से शुरू करता हूँ। आप लोगों को बताऊं कि मैं 2006, 7 और 8 में हम लोगों ने एक शाइजीन के मदर टिंचर पे एक स्टडी की थी। हमारे कॉलेज में डॉक्टर एस के डे थे, उनके साथ ही मिलकर की थी, और हमने उसके मदर टिंचर्स के रोल देखे थे। डाइजीजियम मदर टिंचर हम्म, बहुत प्रचलित है होम्योपैथी में, शायद ऐसा कोई भी डॉक्टर ना हो जो शुगर के लिए ना ले, डाइजीजियम। लेकिन इसके एडवर्स इफेक्ट ये है कि ये शुगर को बहुत अच्छे से कंट्रोल करता है, लेकिन जब इसके बाद एक बार शुगर अप होना शुरू होती है तो वो शायद कंट्रोल नहीं आती। ऐसा हमने एक स्टडी पब्लिश भी करी थी और वो बहुत अच्छे से पब्लिश हुई और बहुत लोगों ने इसको अप्रिशिएट किया था। तो जब भी कभी आप शाइजीजियम किसी भी मदर टिंचर का यूज करें किसी भी ऐसी लाइफस्टाइल डिजीज में जहाँ पे ऑलरेडी कॉम्प्लिकेशंस आ गई हैं, तो हमेशा ध्यान रखें कि उसकी लोअर पोटेंसीज पे काम करें, जैसे 1x,
2x 3x इंस्टेड ऑफ द मदर टिंचर, क्योंकि मदर टिंचर्स आप एक मटेरियल डोज भेज रहे हो। अल्कोहल मीडियम है उसमें हाँ मेन, जी। एंड अल्कोहल अगेन इज वर्किंग ऑन ग्लूकोज इंक्रीज ना। और ऑलरेडी जो कि कॉम्प्लिकेशंस में है पेशेंट, और आप उसको बहुत ज्यादा मटेरियल डोज भेज रहे हो, तो वो थोड़ा Yes. दिक्कत कर सकता है। तो आप पोटेंसीज पे काम करो, चाहे वो 1x हो, 2x हो, 3x हो। हमने 12x तक शेजिज्म का बहुत अच्छा रिजल्ट देखा है। साथ में आर्सेनिक ब्रोम का, नेट्रम सल्फा, और भी ऐसी बहुत सारी मेडिसिन है जो डायबिटीज को कंट्रोल करती हैं। अब जहां बात आई इंसुलिन को कंट्रोल करने के लिए, तो इंसुलिन को कंट्रोल करने के लिए मुझे, जैसे मेरे सीनियर्स बताते हैं कि इंसुलिन 200 दे दो इंटरकरेंट। मैंने बहुत सारी बार दे करके देखा, लेकिन मुझे इसका कोई बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं मिला। अभी मैम ने जब इंसुलिन के बारे में बता रही थी, तो मैंने एक देखा कि स्किन के जो कार्बोनिकल्स हैं, वहाँ इंसुलिन का रोल पर्टिकुलर उसके लिए। पर्टिकुलर है। तो अब हम यहाँ पर सोच सकते हैं और इसी पर्टिकुलर केसेस पे काम कर सकते हैं। ये ज़्यादा जरूरी है कि आपको हमेशा डायबिटीज को कैसे समझना है। आप अगर सिर्फ ब्लड शुगर की लेवल या HbA1c के लेवल पे सोचते रहेंगे, तो शायद होम्योपैथी भी काम नहीं कर पाएंगे। और अगर पैथोलॉजिकल काम करना चाहते हैं, तो आपके पास बहुत सारे थेरेपेटिक प्रोसीजर भी है। ये बहुत जरूरी है कि आप सब लोग इसी बात को समझें और अपने दिमाग में ये ना लाएं कि डायबिटीज कभी ठीक नहीं होती। एक चीज और मैं ऐड यहाँ करना चाहूंगी कि कोई भी डिजीज प्रोसेस जब शुरू हो रहा है, हमें क्रॉनिक में आजम और उसमें पढ़ा, तो कहीं ना कहीं सप्रेशन, कहीं ना कहीं एक शॉक लगता है बॉडी को, जो कि जो उस पॉइंट में भी मैं कहना चाह रही थी कि जब ट्रॉमा हुआ या सर्जरी हुई, इट विल ब्रिंग अबाउट द प्री डिस्पोजिशन इनसाइड, है ना। तो कई बार ऐसे पेशेंट्स को मैंने देखा है जैसे कि जिनको बेइज्जती फील हुई, या कोई कोई उनकी लाइफ में कोई मेजर इवेंट हुआ है और उसके बाद उनको ये कॉम्प्लिकेशन डेवलप हुई है। तो मेरे ख्याल से उसको भी नेग्लेक्ट नहीं करना चाहिए, उसको भी एलिमेंट्स के सेक्शन में जाकर के कंसीडर कर सकते हैं इन टोटलिटी कि ये इनिशिएट कैसे हुआ। कहीं ना कहीं रूट में कुछ ना कुछ शॉक कंडीशन में बॉडी जाता है, जो ऑटो इम्यूनिटी डेवलप हो जाती है, जो कि हम मियाज्म लेवल पर भी बात करें, ऑटो डिस्ट्रक्शन। कहीं ना कहीं वो सेल्स फिर जीना नहीं चाह रही है, मतलब सेल डेथ कर रही हैं, तो बिल्कुल उस मैम। पॉइंट को भी कंसीडर करना चाहिए। जब टोटलिटी में आती है, तो ये सब बातें तो उसमें इंक्लूड हो गई। और मैं आपको बता दूं कि बिल्कुल सिर्फ पूरी दुनिया में एक होम्योपैथी ऐसी साइंस है जो आपके डिजीज पैटर्न को मेंटल सिम्टम्स के साथ अटैच करती है। वरना बिल्कुल। कोई और साइंस ऐसी नहीं है जो फिजिकल सिम्टम्स को मेंटल सिम्टम के साथ रिलेट करके आपकी कोई मेडिसिन निकाले। ऐसी और कोई साइंस नहीं है। और ये दम भी सिर्फ होम्योपैथिक साइंस में ही है कि वो ये बता पाए कि किस टाइप की स्ट्रेस किस टाइप की बीमारी लेके आएगी। क्योंकि मेरे हम्म, साथ बहुत सारे पेशेंट आपसे आकर के पूछते होंगे कि आखिर हम्म, स्ट्रेस तो सबको होती है, तो मेरे को शुगर क्यों हो गई। तो ये भी डिपेंड करता है कि आपको किस टाइप की स्ट्रेस है, तो किस टाइप की बीमारी आपके अंदर आएगी, कि आपका हाँ वो आपको बिल्कुल बिल्कुल। बता देगा। और क्योंकि स्ट्रेस हो सकता है कि किसी को फाइनेंशियल स्ट्रेस आई लेकिन कैंसर हो गया, किसी को सेम फाइनेंशियल स्ट्रेस आई तो शुगर हो गई, किसी को सेम फाइनेंशियल स्ट्रेस आई तो उसकी हेयर फॉलिंग हो गई। तो इन सब के अलग अलग पैटर्न हैं जो हमारे मियाजमेटिक बैकग्राउंड से हमें बताते हैं कि आखिर डिजीज किस डायरेक्शन में प्रोग्रेस करेगी। और जहाँ तक डिजीज के प्रोग्रेशन का बात है, मैं अपने हर एक स्टूडेंट को बस 3 ही स्टेप बताता हूँ कि पैथोलॉजी पढ़ो और पैथोलॉजी को समझो, और 3 ही स्टेप याद रखो कि पैथोलॉजी कहाँ से आई है, इस समय कहाँ बिल्कुल पर है और कहाँ जाएगी। बस अगर आपने ये 3 स्टेप पकड़ लिए, तो आप बहुत अच्छे एक फिजिशियन माने जाएंगे। शायद डॉक्टर बिल्कुल हेनी सही। बहुत अच्छी खूबी थी, क्योंकि वो एक डॉक्टर थे और डॉक्टर होने के बाद होम्योपैथ बने। इसीलिए उनको पता था कि पैथोलॉजी कहाँ से आई है, कहाँ पर है और कहाँ जाएगी। तो ये 3 स्टेप बहुत जरूरी है। थैंक यू सो मच बिल्कुल। मैम, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत मैं धन्यवाद कह रही हूँ, मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है यहाँ पर मैं डिस्कशन में चाहूँगा पार्टिसिपेट करने के लिए। जो हमारे प्रेसिडेंट सर हैं, डॉक्टर वाई सिंह सर, प्लीज आपके बारे में 2 शब्द कहें। डॉक्टर प्रतिभा पाठक जी, आपका लेक्चर डायबिटीज मेलाइटिस एंड मैनेजमेंट पे है। आपने कोई भी पॉइंट ऐसा नहीं छोड़ा, टाइप ऑफ डायबिटीज, कॉजेज, क्लिनिकल फीचर, कॉम्प्लिकेशंस, प्रिवेंशन, डाइट, ट्रीटमेंट और होम्योपैथिक मेडिसिन, मतलब कोई भी तो कहीं कुछ छोड़ा ही नहीं बताने के लिए। और मैं उम्मीद करता हूँ हमारे जो DHMA के मेंबर्स हैं और आज जिन्होंने ये अटेंड किए है, अपनी प्रैक्टिस में बहुत फायदा उठाएंगे। बहुत बहुत ही अच्छा लेक्चर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका और सारे मेंबर्स का भी बहुत बहुत धन्यवाद। अभी जब डॉक्टर दीपक वो होगी सर्टिफिकेट हाँ वो। जी, मैं दे रहा हूँ सर। डॉक्टर प्रतिभा मैम, आपके लिए जी हमारी तरफ से एक सर्टिफिकेट है, मैं अभी स्क्रीन पर शेयर कर रहा हूँ।
आप अपनी स्क्रीन स्टॉप कर लेंगे मैम प्लीज? ओके, स्टॉप शेयरिंग। बस 1 मिनट मैम। मैम ये सर्टिफिकेट हमारी दिल्ली होम्योपैथिक मेडिकल एसोसिएशन की तरफ से आपके लिए हैं, और ये बहुत बहुत सर्टिफिकेट की थैंक आपकी यू। जो हार्ड कॉपी है वो मैं आपको खुद पहुंचाऊंगा आपके पास आकर के आपसे। मोस्ट वेलकम, बिल्कुल आओ, इसी बहाने आप आओगे। आप मोस्ट इसको वेलकम कराइए, एनी टाइम। ये मैं आपके पास खुद लेकर के आऊंगा। तो बहुत बहुत थैंक यू धन्यवाद सो मैम, मच सर। और थैंक यू, थैंक बहुत यू। अच्छा लगा आपसे एक बार फिर से पढ़ करके, और इतना अच्छे से डायबिटीज को फिर से एक बार रिव्यू करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक डॉक्टर डिम्पल सिदाना ने एक क्वेश्चन और पूछा है कि जो अच्छा, डायबिटीज है वो सिफिलिटिक मियाज में है या नहीं? बिल्कुल डायबिटिक सिफिलिटिक ऑटो इम्यून की जहां बात आई, सेल्फ डिस्ट्रक्शन तो आ ही रहा है, उसमें सिफिलिटिक में है, डेफिनेटली है। ऑल्दो इट कवर अदर मियाज्म आल्सो, बट ऑटो इम्यून को कंसीडर करते हुए सिफिलिटिक मियाज्म में भी है, इसको काउंट करें। थैंक यू मैम। हालांकि जो डोमिनेंट मियाज में और ट्यूबरकुलर मियाज में दोनों का कॉम्बिनेशन, हम्म, तो मैं कह रही हूँ इट कवर्स ऑल द मियाज्म, बट जैसे ऑटो इम्यूनिटी का फैक्टर डिस्ट्रक्शन है वहां पर, डोमिनेंट की ठीक है आप ट्यूबरकुलर कह रहे हो, बट सिफिलिटिक ऑटो डोमिनेंट जहां पर ये ऑटो इम्यूनिटी की बात आई है, तो हर क्वेश्चन इज सिफिलिटिक है या नहीं, आई एम आंसरिंग टू दैट कि इट इज सिफिलिटिक आल्सो। थैंक यू मैम। एक डॉक्टर रश्मि हैं, उन्होंने मेरे से ही सवाल पूछा है कि सर इफ वी गिव कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन कैन वी क्योर डीएम? तो डॉक्टर रश्मि, आपको फिर से एक बात बता दूं कि आपने जो पूरा लेक्चर सुना उसके हिसाब से समझिए इस बात को कि अगर हमने कोई कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी दे दी गई, हालांकि होम्योपैथी में कॉन्स्टिट्यूशनल अपने आप में एक बहुत बड़ा सा सब्जेक्ट है, और कॉन्स्टिट्यूशनल का मतलब बिल्कुल आजकल के बच्चों में, जो स्टूडेंट्स के दिमाग में भर गया है कि सिर्फ सिंगल डोज देनी है, 6 महीने तक कुछ देना नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशनल का मतलब, कॉन्स्टिट्यूशन मेडिसिन का मतलब अलग है। डोजेस दीजिए, वो और क्योर। बदलती भी है बिल्कुल कॉन्स्टिट्यूशनल बदलती भी ओवर द टाइम। डायबिटीज मेलाइटिस क्योर हो जाती है, लेकिन अगर वो बंदा उसके बावजूद भी खूब सारी चीनी और मिठाई खाता रहे, क्योर का मतलब ये नहीं होता कि अब वो हमेशा के लिए रहे। अगर अगर ऐसा हो गया कि वो दोबारा से ऐसा सब खाना पीना शुरू करा और हमने मेडिसिन से आपकी डायबिटीज को ठीक कर दिया, और कल को जाकर के आप 3-4 बर्गर और कोल्ड ड्रिंक पी करके आएंगे, तो ब्लड शुगर फिर से बढ़ेगी, फिर से आप स्ट्रेस लेंगे, तो फिर से बीमारी आएगी। ओके, डॉक्टर डिम्पल सिदाना, आपका कौन सा? डॉक्टर दीपक एक जी। डॉक्टर दीपक एक सवाल और आया था एक मेंबर का हम्म, आपके लिए कि आर्सेनिक ब्रोमाइड की पोटेंसी और मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, जो मैंने आपने कहा था ना कि पर्टिकुलर कंपनी की इस्तेमाल करें। मैंने लिख दिया है सर। मैंने लिख दिया है, उसी पे सब कुछ चैट पे लिख दिया है, दोनों कंपनीज के बारे में बता, अच्छा ठीक है, इसी के बारे में भी। और एक डॉक्टर ठीक है, ठीक। डिम्पल सिदाना मेरे से शिकायत कर रही हैं कि एक क्वेश्चन रह गया है डेयरी मिल्क और प्रोडक्ट्स के रिगार्डिंग। डॉक्टर डिम्पल, अगर मैं भूल गया हूँ तो प्लीज उसको रिपीट कर दीजिए चैट में। अच्छा, व्हाट इज योर एक्सपीरियंस ऑफ डेयरी प्रोडक्ट्स एफसी स्टैंड्स टू रिड्यूस शुगर लेवल? डेयरी प्रोडक्ट्स की बात कर रही मैं, डॉक्टर डिम्पल। देखिए बिल्कुल मैंने बोला मोनोसैकेराइड्स एंड डाइसैकेराइड्स, उनका एब्स्टिनेंस, उनका restriction is required and it will obviously give a good result। और बाकी जो बात डॉक्टर दीपक ने बोली है कि whatever you are taking you need to burn, that is the key। तो ब्लड शुगर लेवल्स को देखते हुए ही आगे आप मैनेज कर सकते हैं। अगर आप मिल्क लेना चाहते हैं, शुड बी लो फैट या डबल टोन मिल्क दे सकते हैं पेशेंट को, ठीक है। इसका तो एक छोटा वैसे सा, जी, इसका एक छोटा सा जवाब और है मेरी तरफ से, सॉरी आपको इंटरप्ट किया मैं। नहीं नहीं कोई बात नहीं। दूध सेहत के लिए बहुत अच्छा है, ये हम सब जानते हैं, लेकिन जो दूध हम पी रहे हैं वो एक्चुअली दूध है या नहीं, ये डिपेंड करेगा बस। तो ये एक्चुअली एक सच्चाई है, ये सच्चाई है जिसको हमें भांपना चाहिए।
हम लोग पिछले कुछ सालों से हम विटामिन B12 और D3 पे काम कर रहे हैं और मैंने एक यहाँ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को एक प्रपोजल भी बना कर भेजा था और एक शिकायत भी करी थी कि जिस पानी में एक्चुअली मछलियां भी रहना पसंद नहीं करती, उस नदी के किनारे की सब्जियां हम खा रहे हैं, तो हमारे ऊपर क्या बीतेगी। ऐसा दिल्ली के नदियों के किनारे भी है, बहुत सारे शहरों की नदियों के किनारे ऐसा पानी है जहाँ पे मछलियाँ जिंदा नहीं है, बिल्कुल भी मछलियाँ नहीं है। तो जिस पानी में मछलियाँ नहीं रहना चाहती, उस पानी की सब्जियाँ हम लोगों को खानी पड़ रही हैं। तो हमारी सब्जी में क्या होगा, ऐसी दूध और डेयरी प्रोडक्ट्स के बारे में है, अगर वो दूध एक्चुअली दूध नहीं है तो फिर क्या करोगे। बिल्कुल, ना देखो ना हवा शुद्ध है, ना पानी शुद्ध है, ना खाना शुद्ध है। तो आप जिस एनवायरनमेंट में रह रहे हैं वो इटसेल्फ अपने आप में बहुत ही ज्यादा टॉक्सिक एनवायरनमेंट है। तो उसमें यही है, आप जितना वर्कआउट करें और जितनी शुद्धता आप कंफर्म करके ले सकते हैं, अच्छे ब्रांड चूज कर सकते हैं, दैट इज द ओनली ऑप्शन जी, यू कैन गो फॉर। तो बहुत-बहुत धन्यवाद। आज स्पेशल धन्यवाद करूँगा डॉक्टर डिम्पल सिदाना का, डॉक्टर कुमार संभव का, जिन्होंने बहुत अच्छे से क्वेश्चन पूछे और बहुत अच्छे से सब कुछ सुना है, इसीलिए उन्होंने इतने अच्छे क्वेश्चंस भी पूछे हैं। तो आप सभी लोगों का बहुत-बहुत धन्यवाद। हालाँकि 1 घंटे का वेबिनार होता है, लेकिन मैंने कभी भी किसी को लिमिट नहीं किया और जब हम पढ़ाई पे आते हैं, तो मुझे लगता है कि और ज़्यादा एनर्जी आ जाती है और मुझे लगता है कि बहुत अच्छे से पढ़ाई का और एक ज़रिया बन जाता है। हमने ऐसे ही पढ़ा है और शायद हमारे पढ़ने का तरीका भी यही है। तो बहुत-बहुत धन्यवाद मैम, हमारी पूरी टीम की तरफ से, दिल्ली होम्योपैथिक थैंक यू सो मच। की तरफ से। और जैसे ही ये सब कुछ खत्म हो जाएगा, तो हम आपको एक फिजिकल CME में भी दिल्ली बुलाएँगे आपको ज़रूर। और मैं आप बहुत ही गौरवान्वित महसूस करूंगी। थैंक यू डॉक्टर वाई सिंह सर को भी, और मैं बहुत ही अच्छा महसूस कर रही हूँ, बहुत ही प्रिविलेज्ड एंड बहुत ही ऑनर्ड। थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। सभी लोगों की तरफ से धन्यवाद। दिल्ली होम्योपैथिक मेडिकल एसोसिएशन के प्रेसिडेंट डॉक्टर युधिष्ठिर सिंह, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट डॉक्टर अवनीत कौर, हमारे वाइस प्रेसिडेंट डॉक्टर योगेंद्र त्यागी, डॉक्टर श्वेता सिंह, हमारी ट्रेजरर डॉक्टर गरिमा, एग्जीक्यूटिव मेंबर्स, सभी लोगों की तरफ से आप सब लोगों का बहुत-बहुत धन्यवाद। और मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप जो लोग आईडी नहीं बना पा रहे हैं, प्लीज़ मुझे बताएँ या हमारी वेबसाइट पे जाकर के, हमने वेबसाइट को और अपडेट कर दिया है, प्लीज़ अपने-अपने आर्टिकल्स और ब्लॉग्स लिखिए। बहुत-बहुत धन्यवाद। आज की मीटिंग यहीं से समाप्त करते हैं। थैंक यू सर। नमस्कार।